सेहत की बात ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हिंदी मराठी मिक्स केलं चालेल? हो चालेल. माझा हिंदी थोडा आयसीयू मधला हिंदी आहे, थोडा माहिती आहे. ठीक आहे. सर्वप्रथम मी शेख सरांचा आभार व्यक्त करतो की त्यांनी या ठिकाणी माधव बाबा तुमच्याशी बोलण्याची संधी दिली, तुमच्याशी संवाद साधण्याची संधी दिली. त्याच्याबद्दल आरोग्य जागृती शेख सरांचे पूर्ण आभार आहे. इथे मी कोणतंही काही ट्रेनिंग देणार नाहीये, काही शिकवणार नाहीये, काही असं रॉकेट सायन्स सांगणार नाहीये. इथे फक्त आपल्याला जी माहिती आहे व्याधीबद्दल, डिसीज बद्दल, रोगाबद्दल, डायबिटीज असेल, हार्ट डिसीज असेल, याच्याबद्दल सगळ्यांना चांगली माहिती आहे. कारण की आपल्याकडे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी आहे, सगळं आहे. आपण व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी आहोत. याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांची माहिती भेटते, सगळ्या रोगांची माहिती भेटते. पण याच्यामध्ये आपल्याला जी माहिती नाही, ज्या ज्या काही मेडिकल फील्ड मधल्या गोष्टी आहेत ज्या की आपल्याला माहिती नाही, फक्त मी या ठिकाणी एवढी माहिती तुमच्याशी शेअर करतो. हे आपण सेशन थोडं इंटरॅक्टिव्ह डिस्कशन आपण करू. मी तुमच्याशी बोलेल, तुम्ही माझ्याशी बोला. नाहीतर मी एकटा जर बोलत असेल तर मी तुम्हाला गॅरंटी देऊ शकतो 10 मिनिटात झोपू शकतो. कारण की विषय कॉम्प्लिकेटेड आहे, डिस्कशन तुम्ही माझ्याशी बोला, आपण दोघं एकमेकांशी बोलू. ठीक आहे? काय दिलेलं आहे? कशाची भीती वाटते? हार्ट डिसीज ऐकला शब्द ऐकला खरंच घाबरण्याची गोष्ट आहे नाही. काळजी घेतली तर व्हेरी गुड. काळजी घेतली आपण घेतो नाही. आम्हाला कधी काळजी घ्यावी वाटते? जेव्हा रात्री 12:30 चेस्ट पेन होतो, घाम येतो, वॉमिटिंग मार लागते, तेव्हा सगळं फ्लॅशबॅक आमच्या डोळ्यासमोर येतो. बरोबर आहे? मग काळजी हा शब्द असतो या ठिकाणी आपण प्रिकॉशन जर म्हणू शकतो. ही जर आतापासून घेतली तर ती स्टेज किंवा ती कंडिशन येणार नाही जी की आपल्याला ती बघायची नाही. आम्ही डे बाय डे पेशंट टीम बघत असतो. आज मला असे आता बोलणारे पेशंट साधारण 1 तासाने मला फोन करू शकतो की मला त्रास होतो. म्हणजे इतकं ऑल ऑफ सडन आपल्या बॉडीमध्ये चेंजेस होत असतात. अशी काहीतरी घटना बॉडीमध्ये घडते की ज्याच्यामुळे आपल्याला मृत्यूला किंवा डेथला समजावं की एक्झॅक्टली काय घडतं, कसे कसे चेंजेस होतात बॉडीमध्ये, ते फक्त आपल्या या ठिकाणी कळतं. मी माझे फक्त एक्सपिरियन्स शेअर करणार आहे. मी भारतामध्ये प्रॅक्टिस केलेली, भारताच्या बाहेर सुद्धा मी प्रॅक्टिस केलेली. मला जे एक्सपिरियन्स आले पेशंटचे तेवढंच फक्त मी यासाठी शेअर करतो. ठीक आहे? हार्ट डिसीज म्हणजे फक्त तुम्हाला हार्ट अटॅकची या ठिकाणी भेटेल, मेजर कन्सर्न या ठिकाणी. तर आता आपण बघायला गेलो तर हार्ट अटॅकचे पेशंट खूप आहेत. आपण जर न्यूजपेपर वाचायला गेलो तर लेफ्टचा आपण तुम्ही बघू शकता हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निघाला. आपल्याला अनुभव असेल, कालच माझ्याशी फोनवर बोलला, काल असं घरी जेवायला होता, हम फंक्शन को गए थे, फिर आज डेथ हो गया. इतकी सडन घटना या ठिकाणी घडते, इतका डेंजर हा डिसीज आहे आणि हा खूप फास्ट आपल्याकडे येतो. आपल्याला अवेअर व्हायची गरज आहे याच्यामध्ये, पण आपण फार काय अवेअर घ्यायचं नाही. पण त्याची थोडक्यात आपण माहिती चेक करू शकतो. बघा काय लिहिलेलं आहे, समज कमी असेल तर गैरसमज व्हायला वेळ लागतो. मी पुण्यामध्ये एका सोकॉल्ड वेल नोन सोसायटीमध्ये मी लेक्चर देतो. ही स्लाइड मी दाखवली होती, तर माझ्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं माणसाने. म्हणजे समज म्हणजे आम्हाला काही कळत नाही का, हमको कुछ समजता नाही काय असं बात करायचं. या ठिकाणी समज म्हणजे आम्हाला डिसीज बद्दल असलेली माहिती किती आहे इतकाच अर्थ आहे. आम्हाला डिसीज बद्दल समजा 20% माहिती असेल तर आम्ही त्या 20% माहितीला फ्रेम करतो आणि तसंच आम्ही समोरच्याला सांगतो. 80% आपल्या बॅक ऑफ द माइंड मध्ये माहित नसतं मला एक्झॅक्टली काय. म्हणून गैरसमज पटकन बसतात. फॉर एक्झाम्पल डायबिटीसची एकदा गोळी सुरू झाली तर ती आयुष्यभर घ्यावी लागते. बरोबर आहे? जर मी म्हटलं तर डायबिटीस हा 100% रिव्हर्स होणारा डिसीज आहे, तर तुमच्या 100% टॅबलेट बंद होणार. तुम्ही एक टॅबलेट घेऊन 10 इन्सुलिन, 50 इन्सुलिन, 100 युनिट इन्सुलिन घेऊन जरी माधवाकडे द्याला ते हसत खेळत तुमचं इन्सुलिन बंद होतं तुमच्या टॅबलेटचं. अशी गोष्ट ऐकली तर आपण हसतो थोडं, आपल्याला पटकन डायजेस्ट होत नाही. दिस इज कॉल्ड गैरसमज. हे फक्त आपल्याला गैरसमज दूर करायचे प्रत्येक डिसीज. ठीक आहे? येतंय सगळं लक्षात? परफेक्ट. पुढे जाऊ.
जसं आता मी सरांशी डिस्कस करत होतो, इथे लिहिलेले 2020 मध्ये इंडिया कॅपिटल झाली. हे ऍक्च्युली WHO ने 2014 मध्ये सांगितलं होतं की भारत ही हृदयरोगाची राजधानी कॅपिटल होणार आहे, हा डिसीजचा हब होणार आहे 2020. आता सध्या काय चालू आहे 2023 चालू आहे. असंच डायबिटीज बद्दल त्यांनी 2015 2015 ला त्यांनी सांगितलं होतं की 2019 मध्ये भारत ही मधुमेहाची राजधानी कॅपिटल ऑफ डायबिटीज. पण आपण इंडियन लोक इंडियन पेशंट जे आपण खूप उत्साही असतो, खूप इंटरेस्टिंग असतो. आपण 2019 ची पण वाट बघितली नाही. 2018 ला मी डिक्लेअर केलंय की वी आर द टॉप इन डायबिटीज. आता रिसेंट मध्ये भारतामध्ये जवळजवळ 14 करोड नोन हे डायबिटीजचे पेशंट आहेत, ज्यांना डायबिटीज झालाय, स्टॅम्पिंग झालं, डिक्लेरेशन झालंय 14 करोड लोक. आणि अजून 9 करोड लोक असे आहेत की ज्यांना माहित नाही की त्यांना उद्या डायबिटीस होणार. दॅट्स फॉर प्री डायबिटीज. त्यांना माहित नाही, ते आज ना उद्या 100% डायबिटीस मध्ये लँड अप होणार. म्हणजे जवळजवळ 25 CR च्या वरती पेशंट आपल्याकडे इंडियामध्ये आहे. जसं आपण 4 पेशंटला समजा हलवून त्याचं नाव विचारतो डायबिटीस आहे, त्यातलं एक पेशंट म्हणतो तुम्हाला डायबिटीस. आपण आपल्या घरची परिस्थिती किंवा आपल्या शेजारचे फॅमिली फ्रेंड्स नाते मित्र कोणाला पण आपण 4 जणांना विचारतो एकाला डायबिटीस आहे. मग इतक्या वेगाने इतका फास्ट डिसीज आमच्याकडे येते, आम्ही याच्याबद्दल अवेअर नाही. आम्ही का अवेअर नाही की आपण चेक करू याच्यामध्ये. जसं सांगितलं या ठिकाणी इथं 4 मेजर डिसीज घेतलेले आहेत की पेशंटची डेथ कशामुळे होते. त्याच्यामध्ये ऍक्सिडेंट सोडून घेतलेले आहेत, कॅन्सर, TB, रेस्पिरेटरी म्हणजे श्वसनाचे आजार आणि हार्ट. हा कॉलम साधारण 24.8 25. हे स्टॅटिस्टिक WHO माझं नाहीये, हे साधारण 5 वर्षापूर्वीच आहे. त्यांचं असं म्हणणं होतं की 100 लोक समजा मृत्यू झाले, 100 लोक डेथ झाले, तर त्यापैकी अप्रॉक्सिमेटली 25 लोक हे फक्त हार्ट अटॅकने एक्सपायर. ही फिगर कमी आहे का जास्त आहे? खूप जास्त आहे. हे फक्त भारतातच आहे का? बाहेर सुद्धा असू शकतं. बाहेरचे पण पद्धती फॉरेन कंट्रीज इंडियामध्ये एवढा मोठा डिफरन्स आहे. ते फक्त 23 वर आहे, आम्ही 52 वर आहे. अगेन दिस इज स्टॅटिस्टिक ऑफ WHO. हे 5 वर्षापूर्वीचा हा आकडा साधारण आता 62 पर्यंत गेलेला. काय एवढा डिफरन्स असेल? मी क्लिनिक मध्ये बऱ्याचदा बसल्याचा विचार करतो की एवढा मोठा डिफरन्स काय. ते सुद्धा माणसाचे, ते सुद्धा आपल्यासारखं जेवण करतात, त्यांच्या जेवणाची पद्धत वेगळी, खायचे आयटम्स वेगळे आहेत, त्यांची फॅट डिपॉझिशन त्यांच्याकडे जास्त आहे, तरी त्यांचं मृत्यूचं प्रमाण फक्त इतकंच होत आहे. आपण इथे याचा बेस असा मी लावलेला आहे. इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. जसं मी तुम्हाला आता डिसीज बद्दल सांगत आहे, डिसीज बद्दल माहिती देतो, अशी माहिती त्यांना कदाचित 15 वर्षापूर्वीच भेटली. ते जागे झाले, त्यांनी इम्प्लिमेंटेशन केलेलं आहे आणि ते जागे होऊन त्यांची फिगर फक्त एवढीच आहे. हा मेजर फरक आहे आपल्या कंट्रीजमध्ये आणि फॉरेन. आपण खूप लवकर फास्ट करतोय, म्हणून इंडिया हे कॅपिटल आहे हार्ट डिसीजसाठी आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, कोरोना जर आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल, कोरोनामध्ये डेथ रेशोचं प्रमाण जे असं आहे, तुम्ही केव्हाही चेक करू शकता, कोणाला विचारू शकता. अशाच पेशंटची डेथ जास्त झालेली आहे, मॅक्सिमम झालेली आहे, ज्यांना एक डिसीज आहे. त्याच्यानंतर हार्ट डिसीज आणि डायबिटीज असलेल्या पेशंटची डेथ लवकर झाली. इथे ह्या कॉलम मध्ये आपल्याला बसायला लावलेलं आहे. याचा अर्थ असा आहे की समजा 100 डायबिटीज हार्ट डिसीज पेशंटला समजा कोरोना झाला, त्यापैकी 11 पेशंट शुअर डेथ होणार. आणि ज्यांना काही डिसीज नाही ना, आता समजा मला काही डिसीज नाही, तर माझं मृत्यूचं प्रमाण कोरोनामध्ये इतकंच आहे. अप्रॉक्सिमेटली 100 पैकी एखादा पेशंट मरण्याची, डेथ होण्याची शक्यता. कोरोना गेला का आहे? मास्क नाही तुमच्याकडे, माझ्याकडे नाही. आपण इझी झाले याच्यामध्ये. आज कोरोनाला, उद्या दुसरं काहीतरी वेगळं आहे, तिसरा व्हेरियंट आहे, चौथा व्हेरियंट आहे. आपण आपलं रेडी पाहिजे, आपण बी रेडी पाहिजे. म्हणून हे सगळे डिसीज सोडून आम्ही इक्वल तयार पाहिजे. हे सगळं आम्हाला आपल्या बॉडीच्या बाहेर पडत आहे. नेक्स्ट बघा, इथे त्या ठिकाणी छोटा पेपर कटिंग तुमच्यासाठी आणलं. हे फक्त एकदा डेट बघून घ्यायचं किती आहे. आय थिंक 6 वर्षापूर्वी झालेलं पेपर कटिंग आहे. त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की 40% मुंबईकरचा रिस्क ऑफ हार्ट अटॅक.
48% लोक एजवर आहेत केव्हाही त्यांना हार्ट अटॅक होऊ शकतो. ये सिर्फ बॉम्बे के लिए कि औरंगाबाद के लिए भी हो सकता है. अपने में ऐसा ही है. एक रिसर्च के मुताबिक एनी मेट्रोपॉलिटन राइट फ्रॉम पुणे, बॉम्बे, सोलापुर, औरंगाबाद का 30-39 तक आहे. आम्हाला चांगलं वाटेल आमच्या घरी कोणी हार्टचा पेशंट असेल तर काळजी घ्यायची गरज आहे. आता हार्ट डिसीज बद्दल समजा आम्हाला माहित असलं पाहिजे तर आम्हाला हार्ट बद्दल किती माहिती आहे, हार्ट के बारे में हम कितना जानते हैं. एकदम बेस्ट मजबूत कुठे हार्ट तुमचा इथे इथे मागे पाय कुठे आहे ना, बोलो कहाँ पे, लेफ्ट साइड रिब केज में रखने वाला हार्ट. दिस इज वाइटल ऑर्गन, मेजर ऑर्गन. हमारा ब्रेन स्कल में रखा है, उसको प्रोटेक्शन दिए वाला. वैसे हार्ट को रिब केज में रखने वाला है. लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है यहाँ पे. इतना जितना शेप है आपका उतना ही हार्ट, अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम्स को बोलते हैं, इतना ही हार्ट है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता. तो पिक्चर में बड़े दिल वाला वगैरह बोलते हैं, डायलॉग की एक्शन. बड़े दिल वाला इज इक्वल टू हार्ट डिसीज. आपके दिल की साइज बड़ी है, दिस इज डिसीज. कार्डियोमेगाली बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में. ठीक है, क्या काम है उसका हार्ट का? परफेक्ट पंपिंग. कब से स्टार्ट करता है हार्ट पंपिंग करना? बिफोर बर्थ. परफेक्ट. आम्ही आमच्या आईच्या गर्भामध्ये वूम मध्ये जेव्हा असतो, 4th मंथ जेव्हा स्टार्ट होतो तेव्हा पहिला हार्टबीट आमचा स्टार्ट होतो. 4th मंथ तब से हार्ट चालू है, अभी भी चालू है. फिर हाथ जोर से हाथ बोलो, मैं समझ चालू है. आणि इथून पुढे चांगलं काम करावं, हार्टने चालू राहावं ही आपली अपेक्षा. तो हार्ट अपने लिए नॉन स्टॉप काम कर रहा है. हम कितना काम कर रहे हैं हार्ट के लिए? कितना काम करते हैं? कुछ भी नहीं करते. 12:30 चेस्ट पेन, पसीना सब का तब शुरू होगा हमारा थिंकिंग, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना. अगर प्रिकॉशन बेस पे अगर चेक किया जाए तो हार्ट के लिए थोड़ा सा अगर काम करते हैं तो हार्ट हमारे लिए जिंदगी भर अच्छा काम करता है. तो क्या काम करना है इसको अपन देखें. चलो नेक्स्ट देखो. हार्ट डिसीज ये 5 चीज की वजह से होने वाला है, ओनली 5. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. हार्ट डिसीज या 5 मोठी व्यक्ती तर कशाने सुद्धा तुम्हाला हार्ट अटॅक होतो. नंबर 1 हाय बीपी. ओळखीचा शब्द है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, वेट ज्यादा, रेस कोलेस्ट्रॉल. हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का कितना पैरामीटर है, कितना मार्किंग है. और ये जो 5 सिर्फ मेडिकल टर्म में याद रखो. एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, ये 4 चीजें हमको मालूम है. एक 2-2 मिनट के लिए इसके बाद अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. ठीक है. हाई ब्लड प्रेशर इसको यहाँ पे बैठे और इसको मी मोजणार आहे की मशीन घेऊन आलेलो. जो लकी पर्सन रहेगा उसको ब्लड प्रेशर. आप किसको सब फिट है? परफेक्ट. हम कैसा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं? आप हमारे क्लिनिक में आए. हार्ट जी गोळी चालू आहे, शुगर ची गोळी चालू आहे म्हटलं. हार्ट ची येस सर आहे, याच्यानंतर शुगर से लागायचं आहे. रक्त पातळ आमचं इकोस्पिन चालू असतं. ठीक आहे. ते ब्लड प्रेशर आम्ही मोजतो कसा क्लिनिक मध्ये. तुम्ही धावत पळत असाल, तुम्ही आम्ही तुमच्या कप पाठवून आम्ही तुमच्या मागे पडतो, असं मोजतो का आम्ही? तुम्ही जेव्हा रेस्टिंग पोझिशन मध्ये झोपलेला असता तेव्हा तुमचं ब्लड प्रेशर आम्ही काउंट करतो. दॅट इज व्हॉट रेस्टिंग ब्लड प्रेशर. हे तुम्हाला साधारण 120-80 च्या आसपास पाहिजे. दॅट इज व्हॉट ॲट मॅक्स 140-90 च्या वरती समजा ब्लड प्रेशर तुमचं कंटिन्यू राहत असेल. अगर रोज ही तुम्हारा 140-90 को ब्लड प्रेशर जाता है तो आपको स्टैंपिंग करते हैं हम डॉक्टर की यू आर ब्लड प्रेशर पेशेंट, यू आर हाइपरटेंशन. बहुत अच्छी यहाँ पे बताया गया कि हमको ब्लड प्रेशर है या नहीं ये हमको 100% मालूम नहीं रहता. डॉक्टर ने एक बार बोल दिया आपका आज ब्लड प्रेशर आपका 140-90 है, तो आपको ब्लड प्रेशर हो गया, एक गोली शुरू करो. अगर वही पेशेंट घर पे जाकर उसका ब्लड प्रेशर मैपिंग करता है तो नॉर्मल आता है. ऐसा क्यों? क्लिनिक में आने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है.
घर पे जाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। क्लिनिक में आपके साथ लोग आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। जब आप क्लिनिक प्रीमाइसेस में एंट्री करते हो, डॉक्टर के केबिन में एंट्री करते हो, सब इंस्ट्रूमेंट देखते हो, डॉक्टर के सब मेडिसिन देखते हो, तो बट ऑब्वियस बट नेचुरल ब्लड प्रेशर 8 to 10 मैक्स बढ़ जाता है। 8 to 10 पॉइंट्स उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और वही पेशेंट घर पे जाते हैं तो उसका नॉर्मल है। इसलिए हमको ब्लड प्रेशर है या नहीं ये देखने के लिए हमको इसका सहारा लेना है। एबीपीएम इसको बोलते हैं, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये मशीन इतना ही रहता है, लगभग इतना ही रहता है मशीन। ये आपके हाथ के यहाँ पे टैग करता है और दिन भर लेके घूमना है। आप यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ब्लड प्रेशर मैप किए है यहाँ पे। ये मशीन हर 15 मिनट में एक बार आपका ब्लड प्रेशर देने वाला है। 24 आवर में ये ब्लड प्रेशर देता है। सवेरे कितना है, दोपहर खाना खाने के बाद, रात को सोने के बाद। मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि दिन में आपका जितना ब्लड प्रेशर है उससे 10 पॉइंट से कम आपका रात का ब्लड प्रेशर चाहिए। अगर दिन में आपका 130 है तो रात का डिपिंग बोलते हैं उसको हमारे लैंग्वेज में, रात का 120 चाहिए। अगर रात का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो दिस इज बैड साइन। नेक्स्ट डे आप ये मॉर्निंग में हमारे क्लिनिक कहते हैं ये मशीन हम लगाते हैं, आपको लैपटॉप पे लगाते हैं, हमारे सरों पे लगाते हैं और दिन भर का डेटा आता है, 24 आवर का डेटा आता है। वो डेटा में अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 90 के ऊपर चला जाता है तो दैट मीन यू आर ब्लड प्रेशर पेशेंट। एक ही बार से ब्लड प्रेशर मालूम नहीं होता। एक बार चेक ब्लड प्रेशर आ गया ज्यादा, ये गोली शुरू करो, ये गलत है। इसलिए एबीपीएम चेक करने के बाद ही आपको पता चलता है कि कोई हाइपरटेंशन पेशेंट है, सही में मेरे को ब्लड प्रेशर है। ये सिर्फ ये लगाने के बाद ही चेक। परफेक्ट, करेक्ट? नहीं, ब्लड शुगर स्वीट डिसीज है, जेना बोर्ड आधार नंबर कहीं यहाँ पे कोई लकी पर्सन मैडम रिप्रेजेंटेटिव सबके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैडम ही दे रहे हैं। चलो इसमें भी हम थोड़ा गलत कर जाते हैं। ये रैंडम ब्लड शुगर मैपिंग की तरीके मशीन है, हमारा ग्लूकोमीटर बोलते हैं इसको। ग्लूकोमीटर क्या तुम्हारे घर पे आपको करते हैं दिन भर कितना बार चेक करते हैं? रोज चेक करते हैं? इस पे आने वाली रीडिंग लास्ट 24 आवर में हम कितना खाना खाए, क्या खाना खाए, कितना रेस्ट लिए, कितना ट्रैवलिंग किए, कितना एक्सर्शन किए, कितना स्ट्रेस किए, उसका फिगर यहाँ पे शो किया जाता है। ये फिर करेक्ट है या गलत है? ग्लूकोमीटर गलत रहता है, करेक्ट होगा? सही रहता है। ये सिर्फ आपका ब्लड शुगर कितना रेंज तक बढ़ रहा है ये देखने के लिए। अगर ये कंटिन्यू बढ़ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद चेक करवा दो। अभी मेरा सर से डिस्कशन चल रहा है, सर ने बताया इसका रीडिंग आपको मालूम है। हम जब पेशेंट को बोलते हैं कि कल आपको जाके चेक करवाना है, पेशेंट डॉक्टर से होशियार है। पेशेंट को बोलते हैं कि कल आपको जाके चेक करवाना है, पेशेंट आज रात नो राइस, नो आलू, नो 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 नो, कुछ तो नीम का काढ़ा लो, कुछ तो जामुन का बीटरूट, सब करके बैठा है और सवेरे उसका रीडिंग 100 और नॉर्मल आता है। तो ये फिर राइट है ऐसा करना? अगर हमको सही में डायबिटीज है या देखने के लिए, दिस इज ऑथेंटिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉल्ड HbA1c। आपने क्या सर कितना आपका 7.4 ये टेस्ट, ये दो टेस्ट से क्यों अलग है? ये टेस्ट में लास्ट 3 मंथ में हमारा ब्लड शुगर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना बढ़ गया, कितना नीचे आया, और एक्जिस्टिंग कंडीशन में ब्लड शुगर आपके बॉडी में कहां तक आके रुका है, ये आपको HbA1c से पता चलता है। दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर इसमें रीडिंग आपका 6 पॉइंट के ऊपर आता है तो दैट मीन यू आर डायबिटिक पेशेंट। अगर इसका रीडिंग नॉर्मल है, यहाँ पे अगर 200 रीडिंग आए तो डरने की जरूरत नहीं है।
इसलिए HbA1c करवाना जरूरी है। इसके ऊपर ही तुम्हारा डायबिटिक है या नहीं ये फिक्स होने वाला है। सिर्फ खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद एक मत करो, ये सिर्फ तुम्हारा रेंज देखने के लिए रहता है। मैं जब कंपनी में लेक्चर देने जाता हूँ, कंपनी में चला होने के लिए सर ये उनका ये नहीं रहता है, एक बार उन्होंने ये चेक कर उसमें उनका नॉर्मल रीडिंग आ जाता है। तो बैक ऑफ द माइंड उनको ये फिक्स रहता है कि मेरे को कुछ भी नहीं, मैंने टेस्ट किया तब नॉर्मल था, ईयर में कुछ भी नहीं करता, तो उनका शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। इसलिए HbA1c करवाना है। ये टेस्ट को इतना क्यों पढ़ा दिया पेशेंट ने, डॉक्टर ने? काम मतलब ये टेस्ट ही, इसके लिए आपने ये चार्ट देख सकते। अभी सपोज मैंने HbA1c किया, मेरा HbA1c 8 आ गया और मैंने ट्रीटमेंट ये दवा लेने की थी, फिर 2 महीने के बाद मैंने HbA1c किया, मेरा HbA1c 8 से 8.1 तक बढ़ेगा। कितने पॉइंट से बढ़ गया? ओनली 1। अगर 1% भी आपका HbA1c बढ़ता है तो इन फ्यूचर में इतने डिसीज आपके पास आने वाले हैं परसेंटेज। हम यहाँ पे सिर्फ हार्ट की बात करने वाले हैं, इसलिए हार्ट अटैक देख सकते हैं। 1% से भी अगर आपका HbA1c बढ़ता है तो 14% आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है। ये बिल्कुल लो। अगर 2% से बढ़ता है तो 14 into 2 28, 14 दूनी 28 करके तुम्हारा हार्ट अटैक का चांस है। इसलिए आप कभी भी देखो जिनको अटैक आ गया है, आ चुका है, उनको आप पूछ लो, वो पेशेंट को आइदर डायबिटीज रहता है, आइदर ब्लड प्रेशर रहता है या दोनों भी। इसलिए ये डिसीज को रिस्क फैक्टर बोलने वाला है। रिस्क, ये आपके हार्ट को रिस्क पैदा करने वाला डिसीज, इसलिए रिस्क फैक्टर बोलते। इसलिए HbA1c कराना जरूरी है। कि आप चार्ट देख सकते हैं। बाकी फिर आपको स्ट्रोक आने के चांस से देखो, एम्पुटेशन बोलते हैं उसको, पाय कटिंग बोलते हैं, पाय कट करना, यहाँ से कट कर देते हैं, एम्पुटेशन बोलते हैं, उसके चांसेस है। किडनी डिसीज है, आपको तकलीफ होने वाली है, आपको डेथ हो सकती है। ये सिर्फ परसेंटेज बात नहीं है, सिर्फ हार्ट की बात करते हैं, हार्ट में। इसलिए HbA1c सबसे जल्दी करवाना ही चाहिए। HbA1c किसने करवाना है? जिनके घर में मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन को अगर शुगर है तो ये दिस इज फॉर फर्स्ट डिग्री रिलेशन। मी माझे आई माझे भाऊ बहन, दिस इज फर्स्ट डिग्री रिलेशन। मेरे काका चाचा मामा सेकंड डिग्री। इनमें से अगर किसको डायबिटीज है तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस नॉर्मल पर्सन से 30% ज्यादा, 30% जास्त येतात नॉर्मल पेशंटपेक्षा कंपॅरिझन मध्ये। म्हणून HbA1c अशा लोकांनी करायचं ज्यांच्या घरी आई वडील भाऊ बहीण यांच्यात तुम्हाला जर डायबिटीज असेल, त्यांना डायबिटीज होण्याचे पर्सेंटेज नॉर्मल पर्सनपेक्षा 30% वाढतं। दिस इज मेडिकल सायन्स। म्हणून डायबिटीज असेल तर एकदा करतो, दोनदा जेवणा जाऊन असं करू नका। HbA1c करून बघा आणि नॉर्मल असेल तर ठीक आहे, वाढले असेल तर ट्रीटमेंट ठीक है। अगर डायबिटीज होने वाला है, अपनी बॉडी में हो चुका है, तो अपनी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं डायबिटीज में? आगे आके बैठो, मेरे पास वो पसीना आ रहा है सर यहाँ पे आके मैडम इधर बस। पसीना का एनर्जी लॉस होता है गर्मी से, करेक्ट। चलो ये देखिएगा, आपको डायबिटीज का तो आपकी बॉडी में क्या चलने वाला है। यहाँ पे 3 वर्ड है, इंसुलिन, ग्लूकोज, मसल्स। इंसुलिन मालूम है, ग्लूकोज यानी शक्कर, मसल्स मांसपेशी, इसको मसल्स बोलते हैं। दिस इज स्किल ऑफ मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको डायबिटीज है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे बॉडी में क्या चलने वाला है? मैं जेवण करता हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ, खाना खाने के बाद मेरे ब्लड में शुगर का परसेंटेज, ये तो मालूम है। जैसे ही खाना खाने के बाद शुगर बढ़ने वाला है, हमारा पैंक्रियाज यहाँ पे रहता है, इसको स्वादुपिंड मराठी में बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, उसमें से इंसुलिन आने वाला है। खाना खाने के बाद शुगर बढ़ने के बाद ब्रेन को सिग्नल आता है शुगर बढ़ रही है, उसको मैनेज करो। ब्रेन पैंक्रियाज को सिग्नल देता है इंसुलिन रेडी करो, इंसुलिन ब्लड में छोड़ दो। इंसुलिन आने वाला है तुम्हारे ब्लड में। इंसुलिन क्या करने वाला है? वो बड़े वाली शुगर यहाँ से लेकर तुम्हारे मसल्स तक लेके जाता है। आई रिपीट, जेवण केलं, खाना खाए, खाना खाने के बाद तुम्हारे ब्लड में शुगर आने वाली, बढ़ने वाली, इंसुलिन आता, इंसुलिन को तुम्हारी शुगर लेके तुम्हारे मसल्स तक धकेल देता है। तो हमारी मसल्स वो शुगर यूज करते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मैं मेरे बॉडी में क्या यूज कर रहा हूँ?
दिस इज की लॉक मैकेनिज्म, ये मेरे बॉडी में चलने वाला है, ये मेरे बॉडी में ये की लॉक ओपन होने वाला है, ये ग्लूकोज शक्कर यहाँ से निकल जाने वाली मसल तक जाएगा। खाना खाने शुगर बढ़ गई, इंसुलिन आ गया, शुगर लेके मसल तक जा गया, ये मेरे बॉडी में, मेरे बॉडी में से शुगर निकल गया, फिर मेरे ब्लड में शुगर रहने वाली है। अब जिनको डायबिटीज है उनके बॉडी में क्या चलता है, उनके बॉडी में भी सेम कंडीशन चल रहा है। आप खाना खाने वाले, आपके खून में भी शुगर बढ़ने वाली है, आपके खून में भी इंसुलिन आने वाला है, सिर्फ वो इंसुलिन तुम्हारे ब्लड में से शुगर लेके मसल्स तक पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि ये लॉक ओपन होने वाला नहीं है कि इंसुलिन की कितने में अंदर जाके घुमा, ये लॉक ओपन होने वाला नहीं है। क्यों ओपन होने वाला नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन आके बन गया। मेरा सवाल है, व्हाट इज दिस? ये सफेद क्या है? शुगर है? शुगर है क्या? फैट हो सकता है। ये व्हाइट सब्सटेंस आपका फैट डिपोजिशन है, ये फैट आके यहाँ पे बैठने वाला है, ये की अंदर जाने वाली नहीं है, ये लॉक ओपन वाले होने वाला नहीं है, ये शुगर तुम्हारी ब्लड में से मसल्स तक जाने वाली नहीं है, ये शुगर फिर से रिटर्न यहाँ पे आने वाली है। आप जब भी काउंट करो आपकी शुगर में, आपके ब्लड में शुगर बढ़ेगा। हम तो टैबलेट लेते हैं, हमें शुगर नॉर्मल रहती है, आप कुछ भी बोल रहे हो। आप टैबलेट लेते हो, टैबलेट का साइंस मालूम है आपको? आप कितने टैबलेट लेते हो? इंसुलिन में टैबलेट है सर, आप कितने टैबलेट लेते हो? 2 टैबलेट, मॉर्निंग इवनिंग 2 या एक ही टाइम 2? मॉर्निंग इवनिंग। आप टैबलेट लेने के बाद आपकी बॉडी में क्या होता है? शुगर का नॉर्मल होती है, कंट्रोल में रहती है। चलो मैं बताऊं क्या है। उठने के बाद फर्स्ट शुगर काउंट करने वाला ग्लूकोमीटर से, फॉर एग्जांपल मान लो आपका शुगर 400 आ गया, आप टैबलेट लेना है, 1 घंटे के बाद आपने शुगर करना है, मान लो आपका शुगर 200 आ गया, टैबलेट लेने के पहले 400, टैबलेट लेने के बाद 200। तो हम ये सोचते क्या 400 में से 200 शुगर कहाँ गया? आपके बॉडी के पास जाती है। टैबलेट रोज लेने को बोले, हफ्ते में एक बार लेना है, क्यों? खाना रोज खाने वाले शुगर को रोज बढ़ने लगे। इसका साइंस ये है, वो टैबलेट का वैलिडिटी ओनली 24 आवर है। आज मैंने सवेरे गोली लेने के बाद कल सवेरे तक गोली खाली शुगर को मैनेज करती है, बॉडी में से शुगर बाहर जाने वाली नहीं है। बॉडी इटसेल्फ और डॉक्टर, बॉडी हमारे से स्मार्ट है। टैबलेट लेने के बाद वो टैबलेट तुम्हारी क्या करते हैं, तुम्हारे ब्लड में से शुगर उठा के दूसरे जगह डिपॉजिट करते हैं। तुम्हारे ब्लड में शुगर दिखती कभी, शुगर तुम्हारे नॉर्मल आने वाले थे, हम खुश होते हैं, चलो दिन भर में हम कुछ भी खा सकते हैं। फिर रात को वो शुगर आके तुम्हारे ब्लड में फिर से आने वाली है, फिर से तुम मॉर्निंग में चेक करो, बॉडी में तुम्हारी शुगर बढ़ रही है। यही सिलसिला चालू रहता है शुगर बढ़ने का कब होगा। अपन टैबलेट लेकर शुगर नॉर्मल है क्या खुश होता है। ये अगर टैबलेट से आपका शुगर कंट्रोल नहीं होने वाला है, तब आपको बाहर से इंसुलिन की जरूरत होगी। इंसुलिन ऑलरेडी हमारे बॉडी में है, सिर्फ ये इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हमारी लैंग्वेज में इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसा बोलते हैं। आपके बॉडी को इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ गया है, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ये यहाँ से साहब यहाँ पे आके बैठ गए। तो मेरा सवाल है, आज तक हम ट्रीटमेंट किस चीज के ऊपर कर रहे थे? फैट के ऊपर या शुगर के ऊपर? ओनली शुगर के ऊपर कर रहे थे। सही माने में ट्रीटमेंट आपको करना है, दिस इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। कितना फैट कम करना है फिर? चलो फैट देखिए कैसा मालूम कराते हैं। अपने को जो विजिबल है, हमको दिखता है पेट बहुत बड़ा है, यहाँ पे फैट है, यहाँ पे फैट है, तो हमको हम क्या करते हैं, आपका फैट बड़ा है, आप बहुत मोटे हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड ओबेसिटी, जो हमको आंखों से दिखती है।
इसी तरह से एक फैट और हमारी बॉडी के अंदर रहता है, जो बॉडी के ऑर्गन के ऊपर लगे वाला रहता है, उसको बोलते हैं विसरल ओबेसिटी। ये फैट हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन पे लगे हुआ रहता है। जितना फैट ज्यादा बढ़ेगा उतना वो ऑर्गन का काम रिजोल्व कम होगा। सिंपल ही हम अगर हमारे बॉडी में से फैट निकाल देते हैं, कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लॉक ओपन होने वाला है। शुगर तुम्हारे यहाँ से ट्रैवल करके मसल तक जाने वाली है, तुम शुगर से फ्री हो। इतना ही करना है। फिर गोली एक्चुअली काम क्या करती है? सिर्फ यहाँ से शुगर उठा के तुम्हारी बॉडी में दूसरी जगह डिपॉजिट करती है। रात को शुगर फिर से तुम्हारे हम बोलते नहीं गोली लेते हैं तो हमारा शुगर 100 है, नॉर्मल है। और एक एग्जांपल देखो, संडे को हमारा घर कैसे रहता है? अच्छा, हमारा तो घर रहता है, आपको मालूम है, आई डोंट नो। नॉर्मल दिन में जैसे रहता है, सब आराम से काम करते। संडे को पेपर पढ़ेगा रहता है, कुछ चीज पढ़ेगा, मोबाइल होता है, रिमोट होता है, और गलती से शेख सर ने मेरे को फोन कर दिया, डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे घर में चाय पीने को आने वाला हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं? सब चीजें आराम से करता हूं। कि मैं क्या करता हूं? फिर मैं कपड़ खोलो, दाल दो अंदर। कोई तो ऐसा भी करते हैं, कपड़ के नीचे ढक कर देते हैं। शेख साहब जब मेरे घर में आने वाले हैं, सब घर में आने, सब क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब का घर कितना क्लीन। सिर्फ डॉक्टर साहब को मालूम है कि मेरा घर कितना क्लीन। सिर्फ आपके गोली को ही मालूम है कि आपके बॉडी में कितना शुगर है। गोली को इतना ही मालूम है कि शुगर अभी तो मैं नॉर्मल कर चुका हूँ, रात को शुगर फिर से मेरे ब्लड में आने वाली है, फिर से मेरे को गोली लेने की जरूरत है। फिर एक टैबलेट, एक से दो टैबलेट, 2 से 4 टैबलेट से कंट्रोल नहीं होगा। इंसुलिन 8, 10, 15, 18, 20, 50, 100 तक इंसुलिन लेने की पेशेंट है हमारे पास। आज वो पेशेंट सिंगल ड्रॉप सिंगल यूनिट इंसुलिन लेते हैं। इतना ही डायबिटीज में करना है। ये फैट डिपोजिशन कम करो। मेडिकल साइंस बोलता है कि आपका जितना वेट है उसका 10% भी आप आपका वेट कम करते हो तो आपका टाइप 2 डायबिटीज ये आपके बॉडी में से इजीली बाहर निकलने वाला है। डायबिटीज दो टाइप के, टाइप 1, टाइप 2। लकीली इंडिया में 98% टाइप 2 के पेशेंट है, सिर्फ 2% टाइप 1 के पेशेंट। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं तुम्हारी बॉडी में, और ये कम उम्र के लोगों में स्टार्ट हुआ है, 15, 20, 18 यहाँ से स्टार्ट होता है। उनको डे फर्स्ट से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। और 98% जो आप जो यहाँ पे हो, आपको टाइप 2 डायबिटीज है, और ये 100% रिवर्सिबल डिसीज है। लिख लो, गूगल करके देखिए, ठीक है? ये भी देखिए, इतना ध्यान में आएगा। क्या कम करना है फिर अपने को? फैट कम करना है। कैसा करना है मैं आपको बोल देता हूँ। चलो 4th पॉइंट लेते हैं, ओबेसिटी। किनको लगता है कि मेरा वेट नॉर्मल है? पेट अंदर मत खींचो, यहाँ से सब देखो दिखाना आपको लगता है। कैसे सर, कैसे काउंट करते हैं आपको? BMI काउंट करते हैं। ये थोड़ा इक्वेशन हार्ड है। वेटिंग किलोग्राम पीरियड का हाइट यूनिवर्सिटी थोड़ा इक्वेशन हार्ड है, जो मराठी बोलते हैं बोली भाषा में। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम कैसे काउंट करते हैं? तुम्हारा हाइट सेंटीमीटर में काउंट करना है, उसमें से 100 माइनस करना है। जो फिगर आने वाली है उतना आपका वेट रहना चाहिए। मेरा हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो मेरा वेट कितना चाहिए? 165 माइनस 100 इज इक्वल टू 65। 65 वेट मेरा रहना चाहिए, ठीक है? अगर वेट 60 पर आ तो मैं ये दो काउंट में बैठ जाऊंगा। अगर 65 की हो, 50, 75 होगा तो मैं ये कॉलम में चला जाऊंगा। कौन सा कॉलम अच्छा दिखता है आपको? ये दो क्या दो? ये दो कॉलम में आप है तो आपको डिसीज के चांसेस बहुत कम है। ये 3rd और 4th कॉलम में आप क्या तो आपको डिसीज होना ही होना है। अपना एग्जैक्टली होता है। अगर आपका वेट कम है, भारी होगा तो आपको चिल्लाते हैं, अरे काय खराब झाला, किती काय जेवण करत चांगला भरपूर दिसतोय, गोल दिसतोय, ऐसा आपका सुदृढ़ है, वो डिसीज है, वो गलत है। वेट कम है तो अच्छा है, वेट ज्यादा है तो गारंटी आपको डिसीज
आने वाला ही। इस टाइम डॉक्टर लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे चिल्लाते हो कि बाबा वेट करो इसलिए वेट करो। क्यों इतना हम पीछे करते हैं? क्या संबंध है हार्ट डिसीज और वेट ज्यादा का? अच्छा मेरे बॉडी में वेट बढ़ गया तो क्या बढ़ता है? बोन्स बढ़ते हैं, मेरी हड्डियां बढ़ती हैं। क्या बढ़ता है? फैट बढ़ता है। अब ऊपर वाले ने मेरी बॉडी को 65 केजी का बनाया और मेरे हार्ट को बोला कि 65 केजी के डॉक्टर साहब है, 65 केजी के डॉक्टर साहब को ब्लड आपको सप्लाई करना है। ये मैकेनिज्म फिट है, मेरे पास प्रोग्रामिंग करके रखा है। डॉक्टर साहब ने 65 की वजह 75 वेट कर दिया। कितना किलो वेट गेन किया मैंने? 10। मेरा हार्ट बोलने वाला है क्या? मेरे को तो सिर्फ ऑर्डर है कि 65 को ब्लड देने का, मैं तुम्हारे 10 केजी को ब्लड देने वाला नहीं हूं। ऐसा हमारा हार्ट बोल रहा है। हमारे हार्ट को आप कितना भी वेट बढ़ाओ, आप कितना भी फैट डिपॉजिट आपकी बॉडी में लगाओ, उनको ब्लड देना ही देना है। तो हार्ट अच्छी तरह से काम करेंगे तब जाएगा। फॉर एग्जांपल हम अभी ऑटो से जाते हैं, टमटम तुम क्या बोलते हैं उसको? टमटम बोलते हैं। कैपेसिटी कितना है उसका आरटीओ का? पीछे 3 आदमी ने बैठना है और ड्राइवर सामने बैठे हैं। दैट इज कॉल्ड 3+1 का उसका आरटीओ पासिंग है। हम कितना बैठते हैं? तो आगे पीछे हो गए कुछ संभव नहीं है। कितना बैठते हैं? कम से कम 5 जन। रोज ही ऐसा 5 जन बिठा के ऑटो वाला चलता है तो ऑटो के इंजन, ऑटो के एवरेज पे कुछ परिणाम हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। सेम मैकेनिज्म हमारे बॉडी को लागू होने वाला है। आप जितना वेट बढ़ाओगे उतने हार्ट को तकलीफ गारंटी होने वाली थी। फिर कब से आपको शुरू हो गई? चलते वक्त आपकी सांस फूलने लगती है। एक फ्रेंच से अगर ऊपर आते हैं तो आपकी सांस फूलती है, चेस्ट भी होने लगता है, नी जॉइंट होने लगता है, ड्राउजीनेस आता है, वीकनेस शुरू होता है, पेट दर्द, पेट बैटिंग शुरू होता है। ये वेट बढ़ने के कारण होता है। इसलिए वेट आपको कम करना है क्योंकि आगे जाके आपको हार्ट डिसीज से सामना नहीं करना है। इसलिए वेट करो। क्लियर? आगे जाना है तो देखिए आगे क्या लिखा है। लिपिड प्रोफाइल किसने किया वाला है? किसी ने अटैक आने के बाद देखिए ठीक है। क्या देखने का इसमें हमको लिपिड में? कोलेस्ट्रॉल का रेट, ये हमको मालूम है कितना रेंज आने वाला है। दिस इज योर नॉर्मल ब्लड वेसल और एक कोलेस्ट्रॉल वाला ब्लड वेसल। पेशेंट को जब अटैक आता है, पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमको पूछते हैं कि आपने लिपिड प्रोफाइल करवाया है? पहले तो पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल काट दो। हां सर एक बार करवाया था लास्ट 1 साल में। लिपिड प्रोफाइल में देखना है आपको गुड कोलेस्ट्रॉल, आपके बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत ज्यादा है सबसे, और बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करने वाला है? ये पोजीशन क्या करने वाला है बॉडी, और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करने वाला है? गुड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जाके ये बैड कोलेस्ट्रॉल को पूरा लेके फिर से लीवर में आता है और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में आपका लीवर मैन्युफैक्चर करता है, आपके हाथ में नहीं हो कितना कोलेस्ट्रॉल। आपके हाथ में क्या है? कितना खाना है आपके हाथ, खाने के बाद कितना कोलेस्ट्रॉल बनाना है, ये आपका लीवर डिसाइड करता है। क्लियर? इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का हमको रीडिंग मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर आपको पता चलने वाला है कि आगे चल के मेरे को हार्ट डिसीज की तकलीफ होने वाली है या नहीं। इसलिए हर एक ने ये 6 मंथ में एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना ही करवाना। क्लियर? आगे चलना है। चलो ये इंग्लिश नोट दो। ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल जाके ये पैदा करने वाला है, गुड कोलेस्ट्रॉल जाके ये सब निकाल के तुम्हारे लीवर में लाके डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सिस्टम ऊपर वाले में ऑलरेडी हमारे बॉडी में लगा के देख डाली है। हमको जब कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ नहीं है, हमको जो हार्ट की तकलीफ नहीं रहती, तो ये सिस्टम हमारे अच्छी काम करते रहते। जब हमको ब्लड प्रेशर हो गया, जब हमको डायबिटीज हो गया, जब हमारा वजन बढ़ गया, तब ये सिस्टम मतलब तो काम करना बंद कर देती है और यहाँ से आपका डिसीज स्टार्ट होता है। ये सिस्टम हाइपर होने के बाद आपको डिसीज 100% होने वाला है। आधो बात
पे काम करता है। ये सिस्टम हम आपकी क्लियर करके देने वाले हैं। इन फ्यूचर में ये सिस्टम अच्छी काम करने की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ होने वाला नहीं है, ना ही ये कंडीशन आपकी बॉडी में आने वाली है, ना ही आपको हार्ट डिजीज का ये सिस्टम ऑलरेडी हमारे बॉडी में। सिर्फ हम हमारे हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड इज लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल डिसीज। जीवन शैली से आपका हार्ट डिजीज, ये कुछ मच्छर काटने से और हार्ट डिजीज, डायबिटीज वगैरह होता है, सुना है कभी? ये सिर्फ हमारी लाइफ में कौन से एंगल से जीते, किस टाइप से जीते हैं, इस पे डिपेंड है कि आपको ये होने वाला है। मतलब जीवन शैली के आधार लाइफस्टाइल डिसीज आप यही चेंज करके आपको देना है। आपका लाइफस्टाइल अभी थोड़ा ट्रैक के बाहर गया है, वो ट्रैक के ला के देने वाला है। तो कैसा आगे चलना है मालूम? क्लियर? चलो देखिए, अब कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज इसका पे आगे देखिए। चलो ये कोरोना में का पिक्चर है, ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गंगा रिवर वाटर नाउ इज रिप्लेस ऋषिकेश आफ्टर लॉकडाउन। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि गंगा नदी का पानी पीने लायक हो गया। इज इट पॉसिबल? पानी देखे गंगा नदी का कैसा कलर है पानी का? कैसा कलर है? इस कलर का पानी इतना खराब, वो पीने लायक हो गया। कब हो रहा है? लॉकडाउन में। व्हाई? परफेक्ट आंसर। साथी एक बार ट्राई करने को ये क्लैपिंग है। इसका साइंस बताओ कि हमें क्यों क्लैपिंग करना है? क्लैपिंग करने के बाद आपके हाथ देखो कलर कैसा होता है? सफेद या लाल? लाल अगर होता है तो क्या आ गया यहाँ पे? ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, इसलिए आप यहाँ पे मतलब क्लैप करने के बाद ये पॉइंट एक्टिव होते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, आपकी सही से अच्छे काम करते हैं। आप कैसा क्लैप करेंगे? यहाँ पे बता दी लॉकडाउन में क्यों आते हैं, जैसा सर ने बताया ये पेरी में जितने कारखाने, जितने इंडस्ट्री सब बंद है, वो इंडस्ट्री में से निकलने वाली सो कॉल अपन गानों की और केमिकल पानी वो सब यहाँ पे आना बंद हो गया, इसलिए क्लियर हो गया। सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी में। यहाँ पे हम टोनिक लगाते हैं ना, ये चैनल यहाँ पे अच्छा खासा टोल लगा, क्या चीजें अंदर डालना है, क्या चीजें अंदर डालनी है, ये हमको जब पता चलेगा तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है नहीं बढ़ना है बात ये उसको अच्छी चीजें खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला नहीं है। फैट, कैलोरी ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ऐसी चीजें खाओ, 100% तुम्हारा फैट। और कोलेस्ट्रॉल जो रूट से बॉडी के अंदर आने वाला है वही रूट से बॉडी के बाहर जाएगा। सिंपल इसमें डाइट अच्छा करना है, डाइट से ज्यादा करना है पता सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, ये यहाँ से क्या क्या अंदर करना है इतना अगर आपको समझ गया आपको लाइफ टाइम जैसे जीने वाला नहीं है। परफेक्ट। आगे देखिए, ये सब लेकिन क्लिनिक में जब आते हो तब ईसीजी निकाल, ईसीजी किसने निकाला आपके यहाँ पे? पता नॉर्मल असेल ना? किती झाले असेल? सेम बदलता है दिन में इसीलिए 100% इसी ठीक है। तो ईसीजी दिस इज कॉल्ड अभी रेस्टिंग ईसीजी, ये आप सोने वाले हैं टेबल पे सिर्फ आपका ईसीजी निकालने वाला है। दिस इज कॉल्ड एक रेस्टिंग ईसीजी। इसमें क्या पता चलता है ईसीजी में? उसमें ऐसा डॉक्टर देखते हैं हमारे साथ रहते हैं, डॉक्टर बता दें आपका हार्ट अच्छा है, आपका हार्ट का ऐसे हो जाता है। मेनली रेस्टिंग ईसीजी में तीन चीजें देखी जाती है। नंबर 1 आपके हार्ट का रिदम, लब ये रिदम से आपका हार्ट काम करता है, ये रिदम से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये नंबर 1 देखा जाता है। सेकंड आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छा हो रहा है कि नहीं, हार्ट सबको ब्लड देने वाला है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छा हो रहा है कि नहीं, इसके मार्किंग ईसीजी में होता है। कितना चाहिए ब्लड हार्ट को? अपने बॉडी में कितना ब्लड है? ब्लड है कि नहीं?
फिर बोलो है नहीं तो मेरे को बाद में पता नहीं आपको अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड है। रेस्टिंग में आप अभी बैठे हो, आपके हार्ट को ओनली 225 ml पर मिनट इतना ही ब्लड चलता है। 5 लीटर में से सिर्फ 225 ml ब्लड हार्ट मांगते थे। मैं उतना ही ब्लड दो मैं अच्छी काम करूं। ये ब्लड सप्लाई अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है ये इसीलिए काम नहीं हो रहा। और नंबर 4 आपको 5 से 6 महीने 7 महीने की जरूरत है। अगर आपके हार्ट को कोई एपिसोड हो चुका है फाइनल अटैक मेजर अटैक तो उसके कुछ मार्किंग हमारे इसीलिए इतनी चीजें हम पहले से चेक करें। अगर इसी में थोड़ा मिसमैच आ गया एब्नॉर्मल आ गया तो हम पेशेंट को बोलते क्या स्ट्रेस टेस्ट करना किसने किया स्ट्रेस टेस्ट इसीलिए निकल रही है सर इसमें सब फिट है आप देखेंगे आपको जिसके मतलब कितना होता है ठीक है स्ट्रेस करवाना है। ये टेस्ट में उसका मीनिंग ये वाला है। इसमें भी ईसीजी ही देखने वाले हैं। यहाँ पे सोए वाले आप पेशेंट सोए वाला ईसीजी निकाले। यहाँ पे हमको टीएमटी ट्रेडमिल पे मारना है तो टीएमटी ऐसा करता है 15 मिनट का टेस्ट है 15 मिनट का प्रोटोकॉल रहता है। हर 3 मिनट में उसका स्पीड बढ़ता है हर 3 मिनट में उसका हाइट डिक्लाइन वॉल्यूम करता है। इसलिए तो स्ट्रेस बोलते हैं एक हैंडसम अमाउंट में आपके हार्ट को स्ट्रेस देने वाले हैं हम। स्ट्रेस देने के बाद आपका हार्ट कैसा परफॉर्म करता है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ तो बिल्कुल इसी जगह पर नॉर्मली आने वाला क्योंकि आप भाग रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप हार्ट को 25 ml अच्छा ब्लड है एब्नॉर्मली नॉर्मली आने वाला। ये इसीलिए कब एब्नॉर्मल आता है रेस्टिंग का जब आपको अटैक आ चुका है आगे गया है आ रहा है आने वाला है तब इसमें चेंजेस आते हैं। और इसमें आप दौड़ने वाले भागने वाले एक्सरसाइज मोड में है और इसीलिए कंटिन्यू रनिंग में रहते हैं। 15 मिनट आपको चलना है। अगर 15 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो तुम्हारा टेस्ट ऑफ कर देना। आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो आपका टेस्ट ऑफ कर देना। आपकी ईसीजी में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो हम टेस्ट को निकालेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे चलते वक्त फॉर एग्जांपल मेरी सांस फूल रही है कुछ चेस्ट में हो रहा है कुछ आ रहा है तो आप मसल पे हो रहे हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रहा है दसा पड़ा प्रोसेस ऐसा लगा तो आपका टेस्ट स्टॉप किया जाता है और नीचे इंप्रेशन लिख के आता है कि आपका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। उसको इस्चीमिया के वर्ड है मेडिकल साइंस। इस्चीमिया मींस आपके ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई होने में कभी-कभी ऑब्स्ट्रक्शन रेडी हो चुका है। अगर आपका स्ट्रेस टेस्ट नीचे लिख के आया स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव तो इतना लिख लो समझ लो कि मेरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कहीं तो भी एक वेसल में हार्ट में उसको भी ऑब्स्ट्रक्शन रेडी हो चुका है। कभी भी हम एज पे खड़े हैं कभी भी हमको फाइनल मेजर अटैक नहीं होगा। इसलिए इसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। ये स्ट्रेस टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट की जांच करने के आपके हार्ट की कैपेसिटी। इससे दो चीजें आपको मालूम होती है आपके हार्ट की कैपेसिटी और आपके हार्ट को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई हो रहा है नहीं। ये तो दो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। अच्छा हार्ट की कैपेसिटी हमको काउंट करना है। कैसे कैपेसिटी काउंट करते हैं? मेरे हार्ट की 100 किलो कैपेसिटी ऐसा बोलते हैं हम। हार्ट की कैपेसिटी काउंट करने के लिए ये पैरामीटर दिया हुआ है WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन so VO2 max। V stands for V बोलते वॉल्यूम बोलते हैं इसको। O2 means ऑक्सीजन। max means maximum। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन to its maximum level। इन शॉर्ट मराठी हिंदी में ऐसा बोलते हैं तो मी किती ऑक्सिजन घेतला आहे यापेक्षा एक्सरसाइज मोड मध्ये असताना माझा हार्ट माझी बॉडी किती चांगल्या प्रकारे ते ऑक्सीजन यूज करू शकते। हम तो ऑक्सीजन बहुत सारा ऑक्सीजन लेते हैं। एक्सरसाइज मोड में जब हमारी बॉडी रहती है हमारा हार्ट हमारा बॉडी वो ऑक्सीजन को कितनी अच्छी तरह से यूज करता है इसको बोलते हैं VO2 max। इसकी नॉर्मल टेक अगर देखा जाए तो मेल में अगर ये देखा जाए तो 35 होना चाहिए 35% है और फीमेल में 28 टू 30 हम 30 टू 32 पे लगते हैं। ये अगर 35 आपका हार्ट फिट है आपको डरने की जरूरत नहीं मेंटेन। अगर ये रीडिंग अगर 25 से 20 के नीचे
पीछे की जाती है। आप घर पे लिख लो, बोर्ड पेपर में लिख के लेके जाओ, आपको इन फ्यूचर में हार्ट का तकलीफ होने वाला ही। इसलिए टेस्ट करवा के देख लो हमारे हार्ट का कंडीशन, मेरा हार्ट अभी कैसा काम कर रहा है, कितना जरूरी है। 11 आवर में भाग दौड़ करने से, 5 लाख रुपए करने से आपके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। हम डे बाय डे पेशेंट वही देखते हैं, अटैक आने के बाद बचने की तो तुम्हारा जिंदा सर्वाइव के चांसेस कितना है, वो चांसेस यहाँ से पता चलता है। इसलिए इसको प्रेडिक्टर बोलते हैं, प्रेडिक्टर ऑफ लाइफ। ये टेस्ट है आपकी लाइफ कितनी ज्यादा चलने वाली है, एक टेस्ट यूज करके पता चलता है। इसलिए टेस्ट करवाना है। और एक बात, भागवत में जो हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट है बाकी जो कार्डियोलॉजिस्ट को टेस्ट कराते हैं उससे एक स्टेप आगे की टेस्ट है। हम टेस्ट ऑनलाइन करते हैं। जब आप स्टेप पे चलने स्टार्ट करेंगे, ये टेस्ट हमारे बॉम्बे में हेड ऑफिस कार्डियोलॉजी की टीम है, वो तुमको ऑनलाइन वॉच करती है। 15 मिनट के बाद आपका सब पैरामीटर अपडेट करके सब हमारा वॉच देते हैं, फिर मेल करते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट टीम को। वो कार्डियोलॉजिस्ट पूरा सब उसका स्टडी करता है और एक फाइनल रिपोर्ट डिजाइन करता है और वो रिपोर्ट आपको भेजता है। ये टेस्ट सिर्फ माधवाबाद में होती है, ये टाइप्स पैसा बहुत बोल नहीं सकता, तो बाकी का टेस्ट जो कर रहे हैं वो गलत है, वो भी करते हैं। वो रूस प्रोटोकॉल ये सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर से करते हैं। माधवाबाद मॉडिफाइड रूस प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन ठीक है। ये टेस्ट आपको करवाना है, इससे आपको मालूम चलता है कि हम सर्वाइव होने वाले हैं या नहीं। ठीक है, चलो अब मैं कोई पहले चलो फटफट आप लोगों से बात करने चलो। क्या है ये? कितनी है क्या है? जोर से बोलो। अरे के पास है अपने पास? परफेक्ट। ये हार्ट है, हार्ट को 3 आर्टरी ऊपर से ब्लड सप्लाई करती है, अंदर से नहीं, ऊपर से 2 ऐसे सामने से, एक पीछे से। दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। और सो कॉल्ड आपके जो ब्लॉकेजेस है ये आर्टरी में होने वाले हैं। ये यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं होंगे, ब्लॉकेज यहाँ पे होने वाले हैं, इधर इधर इधर। अगर ब्लॉकेज देखना है तो क्या कौन सी टेस्ट है हमारे पास? एंजियोग्राफी। वेरी लकी पर्सन। पूरी हार्ट का सोनोग्राफी, उससे आपको ब्लॉकेज नहीं पता चलता। एंजियोग्राफी किए किसने? सर का सर भी टाइम पे मालूम है, सर को बहुत साल से मैं जानता हूँ। ठीक है, एंजियोग्राफी कराते हैं हम। एंजियोग्राफी में हमको मालूम चलता है कि हार्ट में कितने ब्लॉकेज हैं। लगभग ऐसे तो देखते हैं एंजियोग्राफी। ठीक है, ये आपके हार्ट की सोपर आर्टरी जो आपके हार्ट की मसल्स को खून देने देगी। अगर ऐसा कुछ पिक्चर यहाँ पे दिखता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 90%, 99, 80 को बोलते हैं। परसेंटेज काउंट करने के लिए कुछ पैरामीटर रहते हैं, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ऐसा लगा के दिखता है 90% नहीं फुल पट्टी असते का मराठी में समझ पास में मोदायची वगैरे। क्योंकि ऐसा डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 99 या 80% झूठ बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर का विजन, उनका एक्सपीरियंस, रोज का एंजियोग्राफी रिपोर्ट बोलते हैं, देखते हैं वो बोल सकते हैं कि 80% में 90%। ये भी रिसर्च अभी है। एक एंजियोग्राफी रिपोर्ट अगर 4 कार्डियोलॉजिस्ट को अगर बताते हैं तो 4 कार्डियोलॉजिस्ट में 5 to 8 का डिफरेंस आ सकता है। अगर डॉक्टर प्रशांत 90 बोल सकते हैं तो डॉक्टर अफसर 92 बोल सकते हैं, 95 बोल सकते हैं। इतना डिफरेंस है, ये अप्रॉक्सीमेटली रेंज है। एंजियोग्राफी में सिर्फ ब्लॉकेज के परसेंटेज ही पता चलते हैं। एंजियो मींस टू रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। ग्राफी मींस टू स्टडी, आपके ब्लड वेसल की स्टडी है, इट्स फॉर एंजियोग्राफी। इतना ही पता चलता है। खून कितने परसेंटेज में जा रहा है ये एंजियोग्राफी से पता नहीं चलता। अच्छा 98-99% आपको फिर क्या करना है इसका? एंजियोप्लास्टी या एक अगर आर्टरी में अगर 99% तो सिंगल वेसल उसको बोलते हैं, एसपीडी बोलते हैं, सिंगल वेसल डिसीज। एक ही आर्टरी में आपके प्रॉब्लम है तो एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। अगर 2 आ गए, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे अगर 80 रहता है, यहाँ पे अगर 60 है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ब्लॉकेज। 2 से ज्यादा वेन है, 2 से ज्यादा आर्टरी ब्लॉकेज है, तो एट ए टाइम 2 एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, 2 स्टेंटिंग अंदर नहीं डाल सकते।
पेशेंट ऑन द स्पॉट डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको ये सब छोड़ दो, स्प्लिटिंग वगैरह छोड़ दो, आपको सीधा बाईपास करना है। जानना होगा बहुत ट्रैफिक होगी, भीड़ बाईपास बना दी। अब भीड़ बाईपास से बहुत ट्रैफिक होगी, हम चले अभी आपके कंचन वाले में चल गया 2 साल के बाद कंचन वाले में होने वाले, कब तक बनाने वाले रोड आप? अगर चादर रोड प्रॉपर किया तो बढ़ने वाले का प्रॉपर आगे बनाते हैं, बराबर है। यही बाईपास है, ये सब छोड़ देते हैं यहाँ से, यहाँ भी की वेन देते हैं, तो यहाँ पे पैनल कर लो इसको, ये वेन निकल यहाँ पे सिर्फ यहाँ से अटैच करते हैं, यहाँ से अटैच करते हैं, इससे ब्लड यहाँ से निकल ये नहीं रहता है। दैट इज कॉल्ड बाईपास सर्जरी, दिस इज अ मेजर सर्जरी। ये ब्लॉकेज कितना है उसके परसेंटेज में आपको पता चलता है कि आपको बाईपास करना है या हॉस्पिटल में क्या है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लॉकेजेस लगभग आप कैसे देखते हैं। ये 99% ब्लॉकेज है, ये पेशेंट डेड हो चुका है, इसका पोस्टमार्टम किया हमने, तो पोस्टमार्टम में ये हमने आपके हार्ट को जो खून सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल है उसका कट सेक्शन लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद ये आपका ब्लड वेसल है, ये आपका ब्लड वेसल इतना है, खून की लगी इतनी और खून जाने के लिए इतनी जगह बची हुई है। ये सब वाइट सर्कल दैट इज कॉल्ड सो कॉल्ड ब्लॉकेज, सो कॉल्ड पर्टिसेप्शन बोलते हैं इसके। अपन रोटी करते, चपाती करते, आटा गूंथते भी तो कैसा स्ट्रक्चर रहता है, जस्ट लाइक वैसे यहाँ पे रहता है पर्टिसेप्शन। इसको ब्लॉकेजेस, इसको ऑब्स्ट्रक्शन बड़ा उसको रुकावट आ क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ब्लॉकेज देखेंगे तो हार्ट अटैक देखेंगे अभी कैसा आता है, 2 मिनट लाने का हार्ट अटैक अभी एक्सपीरियंस करेंगे, हार्ट अटैक आता कैसा है, ठीक है। चलो देखेंगे आप हार्ट अटैक आता कैसे। ये हमको स्टाइल है यहाँ पे, ये स्टाइल है कि हमको समझ में आ गया कि हमको हार्ट अटैक से बचना है। चलो यहाँ पे देखेंगे अभी ये तुम्हारा हार्ट है, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली 3 आर्टरी जो मैंने पहले बताई, वो सामने से ब्लड सप्लाई करके नीचे से बैक साइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। और ये हार्ट के मसल कब से काम करेगा अपना हार्ट, बढ़ते पहले से रुकता है हार्ट ऐसा। अगर मैंने ऐसा 50 बार हाथ किए तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे हाथ हो गए तो 2 मिनट रेस्ट लेता हूँ। अगर हार्ट ने ऐसा बोला तो 2 मिनट से काम करते हैं, तो बहुत भाग रहा हूँ भाई 2 मिनट थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, तो हार्ट ने ऐसा बोला तो हार्ट की मसल्स को रुकना अलाउड नहीं है। बाकी के बॉडी के मसल से अलग मसल हमारे हार्ट के लिए बने, वो थकते नहीं है। कब थकते हैं, बीपी हो गया थकने वाला है, डायबिटीज हो गया थकने वाला है, वेट बढ़ गया थकने वाला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हार्ट की मसल, ठीक है। ये तुम्हारे मसल से यहाँ पे, तो यहाँ पे इंग्लिश में रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, इंग्लिश में है 4% टाइम देंगे क्या ये प्लॉट माने मराठी धक्का जो थोड़ी, हिंदी में खून का धक्का, इंग्लिश में थ्रोम्बोस, बराबर है। अभी 2 मिनट में हार्ट अटैक आने का, ठीक है। पहले मराठी में बोलता हूँ, रक्ताची पोकळी येऊन रक्तवाहिनी अडकणे, रक्तवाहिनी अडकल्या कारणाने हा ब्लड सप्लाय स्टॉप केला जाणे, ब्लड सप्लाय स्टॉप केला कारणाने तुमच्या हार्टच्या मसल्सला ब्लड भेटत नाही, तुमच्या हार्टचे मसल्स डेड होतात, मृत पाहावे लागतात, त्या पूर्ण प्रोसेसला हार्ट अटैक म्हणतात। खून का धक्का आगे यहाँ पर रुकने वाला है, इसकी वजह से पूरा ब्लड सप्लाई स्टॉप किया जाता है। ब्लड सप्लाई रुकने के कारण तुम्हारे हार्ट के मसल डेड होते हैं, मर जाते हैं, ये पूरे प्रोसेस को हार्ट अटैक। यहाँ पे मैंने ब्लॉकेजेस वर्ड यूज किया है, ये है जब तक ये ब्लड क्लॉट आने वाला नहीं, तब तक आपको हार्ट अटैक आने वाला नहीं है। ब्लॉकेजेस अलग पार्ट है, क्लॉट अलग पार्ट है। ब्लॉकेजेस बनने के लिए आपकी उम्र से आपको 14 साल से आपको ब्लॉकेजेस प्रोसेस स्टार्ट होती है, हम लोग ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं और खून का धक्का क्लॉट से 1 मिनट के अंदर आता है, 1 मिनट आपका ऊपर से 2 मिनट, ठीक है। देखिए कैसा होता है, इतना समझ में आ गया। क्लॉट आके कितना वाला ब्लड सप्लाई स्टॉप होता है, तुम्हारे हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलने वाला, हार्ट के मसल डेड होते हैं, तो पूरे प्रोसेस को अगर ये नहीं आ गया तो हार्ट अटैक आने वाला नहीं है। तो ये आया कहां से,
तो जो आंसर देगा उसको माँ बाप की तरफ से गिफ्ट। चलो बोलो कौन है बोलने वाला? गिफ्ट लो, गिफ्ट नहीं चाहिए? मैं बोलोगे कर दो। एक प्लॉट कहाँ से आता है? आपको यहाँ पे घूम लो, अगर घूमते घूमते मेरे को यहाँ से कट हो जाए, अगर यहाँ से मैं यहाँ पे तो क्या भाग आने वाला है? एक बार कट होने के बाद मेरे बॉडी का पूरा ब्लड निकल जाता है। ब्लड कब रुकने वाला है? कितने घंटे में रुकता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 2 मिनट में आपका ब्लड स्टॉप। क्योंकि जब भी फ्रेश ब्लड बॉडी के बाहर जाने वाला है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ब्लड बाहर जा रहा है, रोकने की जरूरत है। ब्रेन वहां पे क्या करता है, कुछ केमिकल भेजता है, कुछ प्रोटीन वहां पे भेजता है और नेट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे तैयार किया जाता है और आपका ब्लड यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। फिर वहां पे क्लॉटिंग होता है, रुक जाता है। फिर यहाँ पे जख्म होने वाले थे, जख्म के ऊपर फिर काला काला क्या आता है, क्या तकलीफ होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैं किसी को अलग बोल देना, किसी अलग बोलता हूँ, इसमें मैं बोलता हूँ हिंदी भाषा तब भी बोलते हैं। तो 4-5 दिन के बाद वो प्रोटीन निकल के गिर जाता है, फिर हमारा खून जो है जगह होना पूरा बच जाता है। तो कभी कभी हाथ से दबा के देखा, स्मूथ लेते हैं, कड़ा लेते हैं, पानी में डाल के देखा है, डिजॉल्व होती है क्या? सेम मैकेनिज्म तुम्हारे ब्लड वेसल के अंदर होने वाला है। यहाँ पे भी कट होने वाला है, यहाँ पे भी ब्लीडिंग होने वाला है, यहाँ पे भी क्लॉट आने वाला है, यहाँ पे भी पथरी आने वाली है। जब तक ये क्लॉट एक जगह पे रुका है तब तक आपको खतरा नहीं है। अगर ये क्लॉट यहाँ से निकल के तुम्हारे ब्लड में घूमते घूमते पूरे बॉडी में घूमने वाला है, जब उसको ये प्रॉपर पोजीशन में मिलती है, प्रॉपर जगह मिलती है, यहाँ पे आपको रुक जाए। अगर ये क्लॉट आपके ब्रेन में रिसर्च कराने यहाँ पे अगर हो गया तो आपको स्ट्रोक आता है, कार्डियक बोलते हैं। अगर ये क्लॉट आपकी किडनी में यहाँ पे चले जाता है तो किडनी डिजीज होता है। अगर यही क्लॉट आपके हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो आपको हार्ट। किसको किसको क्लॉट आने के चांसेस ज्यादा है? जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनका वेट बढ़ने वाला है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज्यादा है, उनको क्लॉट आने के चांसेस मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। अच्छा, हार्ट अटैक किसको किसको आ सकता है? जिनके बॉडी में हार्ट है, जिनके बॉडी में ब्लड है, उसको हर एक को अटैक है। अपने को दोनों भी अटैक आने के बाद कौन बचने वाला है, कौन डेड होने वाला है, ये क्लॉट कहां पे आके रुक गया है उस पे डिपेंड करता है। अगर ये क्लॉट यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे अगर क्लॉट आके यहाँ पे रुक गया तो आपके हार्ट का इतना ही मसल्स निकल जाता है, इतने मसल डेड होते हैं, पोटेंशियल 100% बचता है। अगर यही क्लॉट यहाँ पे जंक्शन पे आके हो गया, यहाँ पे पेशेंट ऑन द स्पॉट निकल जाता है, ऑन द स्पॉट निकल जाता है। आपने सुना होगा तो मतलब लागे और ये क्लॉट यहाँ पे रुकता है, ये जंक्शन में यहाँ पे रुकता है पेशेंट। यहाँ पे अगर तुम्हारा क्लॉट आने के बाद 2/3 आपके हार्ट का मसल्स निकल जाता है, हार्ट का मसल डेड होता है, पेशेंट ऑन द स्पॉट। इसलिए क्लॉट कहाँ पे आता है, इससे तो आप सर्वाइव होने वाले परफेक्ट है। हार्ट अटैक आने के लिए ब्लॉकेज की जरूरत है क्या? अनलेस एंड अनटिल जब तक क्लॉट नहीं आता आपको अटैक आने वाला नहीं है। आपको अटैक आने के बाद आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन की प्राइस राइट फ्रॉम 20,000 20,000 से लेकर 60,000 तक रहती है। वो इंजेक्शन लेने के बाद आप आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। वो इंजेक्शन थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन रहता है। ये खोपड़ी, ये गार्ड, ये खून का धब्बा तोड़ने का, डिस्ट्रॉय करने का इंजेक्शन देता है। वो इंजेक्शन देने के बाद आप सर्वाइव होते हैं, आपको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, आपकी जान बचती है। थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन का जो दवा है वो दवाई ऑलरेडी हमारी बॉडी में है। सिर्फ वो दवा हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको डायबिटीज यूज नहीं करते, हाइपरटेंशन, हमारा वेट बढ़ गया, हम खाने पीने के मामले में बिल्कुल रॉन्ग है, हम एक्सरसाइज को आपको मालूम नहीं, ये सब कंडीशन की वजह से वो कंफर्टेबल हमारी बॉडी में। इसलिए जब हॉस्पिटल जाते हो पेशेंट अटैक आने के बाद डॉक्टर एक ही इंजेक्शन देने वाला है,
तो प्रॉपर बोलते हैं ये निकल जाता है, क्रैक हो जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन फिर बाद में प्लास्टिक वगैरह से भाग में रहता है। क्लियर? आगे जाना है? वो नहीं होना है। अगर हो रहा है तो आप ऊपर करो नहीं। ये 3 क्वेश्चन आपको दिखते हैं यहाँ। एक क्वेश्चन अटैक आ गया, एक्सपर्ट जगह एक्सपर्ट को ध्यान से देखा। ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा है हमारे इंडिया में। पेशेंट को अटैक आ गया, हमारे से रिलेटिव हमारे सब दोस्त मंडल से हमको पेशेंट उठा के वैलेंस डालते हैं, हॉस्पिटल में आकर इंजेक्शन देते हैं, पेशेंट सर्वाइव होता है, आईसीयू में पेशेंट की जांच होती है। थर्ड कॉलम लिखा है, पेशेंट को अटैक आ गया, पेशेंट को मालूम नहीं हुआ, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती। इज इट पॉसिबल? हमने ईसीजी में देखा होगा, ईसीजी में करके मार्किंग्स करते हैं हम डॉक्टर को से तकलीफ हो गया, आपको कुछ मालूम है? सर मालूम है, मालूम है, आपको कुछ क्यों नहीं तकलीफ होती पेशेंट को? बिकॉज पेशेंट का हार्ट का कैपेसिटी बहुत अच्छा था, इसलिए आने वाला अटैक पेशेंट ने इजीली टैकल कर लिया, उसके हार्ट ने इजीली उसको फाइट कर लिया और पेशेंट की 100% जान बचा, पेशेंट सर्वाइव हो गया। मानो बात इस पे काम करता है, आपके हार्ट की कैपेसिटी बढ़ा के देने वाले थे। इन फ्यूचर गलती से भी आपको अटैक आ गया तो आपके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसके बादों बाद इस पे काम करते हैं। आपको डायबिटीज, आपके ब्लड प्रेशर, आपका वेट बॉडी से बाहर जाने वाला है, आपका हार्ट फ्री होने वाला है, आपके हार्ट पे जो लोड आ गया आपके वो लोड क्लियर करते हैं, आपका हार्ट अच्छा काम करता है। फिर ये 2 कॉलम में बैठने की जरूरत नहीं, ये 2 कॉलम छोड़ दो, हमारे कॉलम में हम ये कॉलम में जाके देखते हैं, बातों का ये इससे रिवर्स कंसेप्ट सिर्फ काम होगा। क्लियर? चलो अभी हो गया, अभी लास्ट डॉट से देखते हैं हमारे को हार्ट डिसीज है नहीं है, इसमें 5 लक्षण है, 5 सिम्टम्स है, इसके लिए कौन से तुमको देखना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने को तकलीफ है, अस्थमा में जो तकलीफ है उससे अलग रहती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सेकंड, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 चीजें हैं, छाती को दुखने, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, छाती तक टोचल्यासारखे होणे, चुंबन जैसा होना, नहीं तो छाती मध्ये दाबल्यासारखे आवडल्यासारखे छाती में हार्ट पे तुम्हारे चेस्ट पे कुछ तो भी हेवी ऐसा कुछ तो मटेरियल निकलेगा, ऐसी फीलिंग आना, इसको बोलते हैं चेस्ट डिस्कम्फर्ट। और इसमें ऐड है छाती में जलन, सीने में जलन, रात को खाना खाने के बाद 2 जन को यहाँ पे जलन होती है। हम कहाँ जाते हैं जलन होने के बाद? डॉक्टर के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मेडिकल जाते हैं, मेडिकल वाले क्या बोलते हैं? डॉक्टर काम करती है, मेरे को अच्छा लगता है, कल से बिल्कुल वही तकलीफ होने वाली। फ्रीक्वेंटली अगर रोज अगर आपको ये तकलीफ होनी है तो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत आ चुकी है, वेदर इट इज कंसर्न टू योर हार्ट और वेदर इट इज कंसर्न टू योर एसिडिटी, मसल पेन, गैसेस, ये आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपको स्ट्रेस टेस्ट करवाना है, आपका स्ट्रेस टेस्ट अच्छा नॉर्मल आ गया तो डरने की जरूरत नहीं। इसलिए इसी मत को मेरे छाती में, सीने में रोज जलन हो रही है, ऐसे नहीं रहेंगे, कैसे नहीं लेने, थोड़ा मसाला डाल स्पाइसी खाना, इसकी वजह से होगा, ऐसा कुछ सोचो ना, क्योंकि सर्दी खांसी वाली बीमारी नहीं है। पेशेंट एक मिनट में मराठी बोलते हैं समझता मरता, 1 मिनट में निकल जाता है पेशेंट, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है। और ये फिर थर्ड पार्ट है, स्टेप चढ़ने के बाद थोड़ा यहाँ पे वहाँ से चढ़ने के बाद मेरी सांस फूलती है, मतलब दम लगता है, इस पर डिस्नी करनी। अगर ये तकलीफ आपको होता है, स्टेशन पे बस स्टैंड पे जाता देखो, स्टेज के चढ़ के अपन बैग लेके जाते हैं, 4 स्टेप चढ़ने के बाद मेरे को सांस फूलती है, बैठना पड़ता है। अगर ये रहा तो आपको हार्ट डिसीज आने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। ये स्वेलिंग ऑफ बोथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वेलिंग देखना है, कहाँ देखना है स्वेलिंग? यहाँ देखना है, ये पार्ट में देखना है स्वेलिंग। कैसा देखना है? आपका दम है, 8 या 10 सेकंड के लिए ऐसा प्रेस करके रखो और छोड़,
अगर वहाँ पे अगर पर्दा गिरता है, वहाँ पे सब कुछ तैयार होता है, आपके बॉडी पे स्वेलिंग आ चुकी है। दिस इज द मेन सिम्पटम ऑफ योर हार्ट डिसीज। किडनी डिसीज में आपके पैर पे स्वेलिंग आता है और हार्ट डिसीज में आपको स्वेलिंग। इसलिए आप जो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं, हम पैर दबा के देखते हैं, मालूम है हमको आपके पैर गिरने चाहिए कि नहीं? पैर पड़ते हैं हम आपके, हम आपके पैर में स्वेलिंग है कि नहीं ये देखते हैं। दिस इज मेन सिम्पटम। ये घर पे जाके देखो अपना। और सबसे लास्ट में पाल्पिटेशन। व्हाट इज द पाल्पिटेशन? धड़कन होने, छाती धड़कन होना। कि बता रहा कि पेशेंट को सर मैं अगर बैठा हूं तो मेरे हार्ट बीट में कुछ सुनाई देता है। ये अगर आपके हार्ट बीट मोर देन 100 जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया हमारे लैंग्वेज में। अगर ये हार्ट बीट अगर 60 के नीचे आते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। अगर ये दोनों कंडीशन रहा तो आपके हार्ट का डिसीज रेडी हो सकता है। ये लगभग 5 सिम्पटम है। 2 से ज्यादा अगर सिम्पटम हमको रेडी है अभी, तो हमको डॉक्टर का डोर नॉक करने की जरूरत आप है। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास ही आओ, आधे बात के पास ही आओ, आप उनसे भी डॉक्टर के पास जाकर रेडी करो, सिर्फ चेकिंग करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, इसी की निकालो ये चेक करना। 2 से ज्यादा का सिम्पटम रहा तो आपका हार्ट डिसीज ठीक है, चेक करना है। नेक्स्ट ये सब होना नहीं, सिर्फ 3 ही चीज करना है। आपको मालूम है कि स्ट्रेस कैसा हैंडल करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट कैसा करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइट, सफेद चीज बंद करना है। डॉक्टर बोलते हैं कौन सी चीजें सफेद? नमक, शक्कर, दूध और दूध के प्रोसेस किए वाले आइटम्स, दूध के प्रोसेस किए आइटम, घी छोड़ के, तूप सोडून दुधाचे प्रोसेस केलेले पदार्थ इस हमको विरोध हो। दूध को जितना उबालेंगे उतना वो डाइजेस्ट होने के लिए हार्ड है। ठीक है, इसलिए सफेद चीज में दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में घी अगर खा सकते हैं, रोज 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को घी खाने के बाद आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, नॉट फैट। ये गलत फहमी लोगों की, घी खाने के बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। घर में बना वाला घी आप अगर रोज सवेरे 1 चम्मच शाम को 4 to 5 ml मॉर्निंग, 4 to 5 ml तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में अच्छे से बना सकता है। ठीक है, क्या रेस्ट्रिक्ट करना है? सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है। नमक कम खाओ। कितना खाते हैं आप नमक? प्लेट देने का पहले क्या था, प्लेट देने की जरूरत है। हमारे घर में जब हम पकाते हैं, खाना पकाते हैं, तब उसमें जब जितना नमक है उतना ही नमक सफिशिएंट है हमारे बॉडी। ऊपर से नमक डालो मत। मराठवाड़ा में बहुत अच्छी वो प्रोसेस है, परंपरा बोलती है उसको, रूढ़ी बोलती है, क्या बोलती है, स्टाइल बोलती है। प्लेट में जितने जितने आइटम्स है, मीठा छोड़ के सब को कम करो। तो मीठा का अभिषेक होना है। इसमें नमक 1.2%, इसमें नमक इतना नमक इतनी जरूरत नहीं। सिर्फ मेडिकल साइंस में होता है 2 to 5 ग्राम पर डे इतनी सफिशिएंट। हम खाना बनाते हैं, हमारे घर में हमारी दीदी जितना नमक खाती है उतना सफिशिएंट है। ऊपर से नमक की जरूरत नहीं। फिर नमक कम करो। कौन से पेशेंट को नमक कम करो? बीपी के पेशेंट। सिर्फ बीपी के पेशेंट को क्यों बोलते हैं? नमक एक प्रॉपर्टी है। नमक ऐसा अगर चूल्हा में रखा तो मॉइस्ट वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट। सब होता तो पानी उड़ गया बराबर। नमक कैसा होता है? वो पानी खींच लेता है। अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो आपका ब्लड में भी पानी ज्यादा आने वाला है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने के बाद आपका प्रेशर ज्यादा आने वाला है आपके ब्लड में। इसलिए नमक कम खाना बेहतर है। क्लियर? चलो ऑयल, इसमें बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। क्या लिखा है? पढ़ो, मेरे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, जल्दी से पढ़ो। मेरी 0.5 पर्सन पर एक मन मिस्टेक है, बाय मिस्टेक है, देख रही है ना? ये मन बराबर है, पर एक मन है ना? क्या बोल रहा है मेडिकल साइंस? आधा लीटर ऑयल एक पर्सन के लिए सफिशिएंट है। अगर मेरे घर में मैं, मेरी बीवी, मेरे मम्मी डैडी, मैंने कितना ऑयल लाना है? कितना लाना है? मैं कितना लाता हूँ? स्कूटी पे रखते हैं 2 डब्बे और 28 मिनट में ऑयल खत्म होता है।
इतना ऑयल हम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट ऑयल है। कि अभी कौन सा ऑयल खाना है उसका रिसर्च चल रहा है, मेडिकल में कोई भी ऐसा रिसर्च की मिक्सिंग ऑयल खाता है, 2 से ये है 200 मिक्स करके उसके भी रिजल्ट अच्छे आप करते हैं। कौन सा भी ऑयल खाओ सिर्फ क्वांटिटी ध्यान में रखो। ऐसा भी रिसर्च लगा कि एक ऑयल 3 या 4 महीने के बाद बदलना चाहिए, ऐसा भी रिसर्च लगा है, उसमें अच्छे रिजल्ट पता चले। अभी मार्केट में बहुत सारे ऑयल आते हैं, हर रोज 2-4 नए ऐड आते हैं, तो ये ऑयल हार्ट का शेप लेता है, फिर हार्ट अटैक नहीं आने वाला। तुम जितना भी हार्ट का शेप लगाओ, एक क्वांटिटी अगर बड़ा है तो गारंटी उसको हार्ट अटैक आता है। सौरभ आपको पता है कौन है? क्रिकेटर। 1.5 महीने में उसका 2 बार एंजियोप्लास्टी होता है। सौरभ को पर्सनली मिल चुका हूं टूर्नामेंट, उसको जब देखते तो पता चलता कि व्हाट इज फिटनेस, क्या फिटनेस लेवल रहनी चाहिए आदमी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसका फिटनेस। अगर वो आदमी को 2 बार एंजियोप्लास्टी की जरूरत दिखती है तो अपन रात को सोचेंगे आप ठीक है। इसलिए इसमें स्ट्रेस का ज्यादा कंसर्न होता है, खाने पीने का ज्यादा कंसर्न होता है। इसमें ऑयल का इंपॉर्टेंस समझ जाता है। दो वेजिटेबल ज्यादा खाओ, दाल ज्यादा खाओ, फाइबरस फूड आपकी बॉडी में ज्यादा है। वाई फाइबरस फूड खाने से तुम्हारे डाइजेशन में जो लोड आ चुका है, इसके वजह से आपका वेट बढ़ता है, तो लोड कम किया जाता है और हल्लूल आपका वेट कम। मैं विंटर से लेक्चर जाता हूँ, टिफिन सब लेके आता हूँ। मैं तो पहला बोलता हूँ टिफिन ओपन करने के बाद पहला बोल बहुत आपका सलाद चाहिए। आप सोचिए देखो, मैंने अगर सलाद से अगर स्टार्ट किया मेरा खाना, एक बार अगर मैं सलाद खाता हूँ तो नीचे का क्या क्या कम हो सकता है? एक रोटी, थोड़ा सा चावल, इतना भी अगर कम कर दे तो मेरे ख्याल से इंडिया में क्रांति आ जाएगी। डाइट के क्रांति पेशेंट बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं। हम सलाद कब खाते हैं? होटल में दूसरा पार्टी जब देने वाला है तब हम भर के सलाद खाते हैं। घर में सलाद खाते हैं हम, इसलिए सलाद फाइबर इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आधो बात में हम पेशेंट को जब डाइट बोलते हैं, पेशेंट का डाइट का फोटो हम मंगाते हैं। आप अगर क्लिनिक में विजिट करते हो, आपको फोटो दिखाते हैं। अगर मोबाइल में फोटो पेशेंट, हम पेशेंट का पेट का फोटो मंगाते हैं, भाई क्या खा रहा है पेशेंट को, हम उससे सलाद करो तो जो सलाद करो, ये दिखाओ चुप ये ककड़ी है गाजर समझते हो, उसका फोटो भेजते हैं। इतना सलाद खाना है बहुत पाओ, इतना सलाद रोज आपको चाहिए, इसलिए आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। ओके, चलिए इसलिए दो दिन बोलते हैं कि बाद में क्या खाना है क्या नहीं, सब ये खाओगे वो खाओगे। एक बात ध्यान में रखो, एक महीने में 90 बार खाना खाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 बार खाना खाते हैं। अगर 3 टाइम पर डे में काउंट किया तो 90 दिन अगर काउंट करते हैं तो देखो 100 टाइम अगर खाना खाते, 100 टाइम 100 जेवण करत असेल, 90 टाइम आपके पेट के लिए खाना खाओ, 10 टाइम आपके। क्योंकि मैं जब आपको पेशेंट को बोलता हूँ ये बंद कर दे, वो पेशेंट को ना पेशेंट खाता ही खाता। अभी भी अगर आप खाना खाते हैं बैठे तो नहीं समोसा की प्लेट होता है, यहाँ पे अगर घुमाए 4-5 जन उसको समोसा देना, इतना कंट्रोल नहीं हमारे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 90 में से 90 डेज आपका जो खाना है पेट के लिए ये ऐसा खाना पाए, 10 डे तुम खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर बफे सिस्टम भी बहुत अच्छे बनाया है, बफे सिस्टम में मेडिकल साइंस का होता है एक ही बार खाना परोसना है और उतना फिनिश होने के बाद प्लेट रखना है। एक ही बार खाना पड़ो तो 10 रोटी एकदम लेना नहीं है। डॉक्टर साहब एक भाग पड़ा तो इतना सब्जी इतना हमारे को हमको मालूम है कि हमको कितना खाना चाहिए। सिर्फ एक टाइम वो परोसता है खाना। हमारे इंडिया में कैसा आराम से बैठते हैं, मराठी आग्रह बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलता है डोंट, आग्रह क्या बोलते हैं, अगर अपन फोर्स करते हैं ये खाओ नहीं,
कोर्स करते हैं मेहमान नवाजी मेहमान नवाज वो बहुत गलत चीज है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव को तबियत खराब हो तो मेहमान नवाजी ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप रिलेटिव का अच्छा करना चाहिए तो मेहमान नवाजी पेशेंट को मालूम रहते कितना बॉडी को मालूम रहता है कितना मेहमान एक्सेस खाना मत करो। इससे रेट आपका 100% बढ़ सकता है एक्सेस खाना। कितनी टाइम खाना है। जो पर्सन मूवेबल है जिनकी बॉडी मूव कर रही है उनको मिनिमम 3 टाइम कंपल्शन है। कंपल्शन बोल सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो 9 के पहले होना चाहिए, दोपहर का खाना 2 के पहले होना चाहिए, और शाम का खाना प्रैक्टिकली 7 बजे के पहले होना चाहिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं अपन 7 के बजे उसको 9 कर दो, 9 के पहले शाम का खाना खा लो। अब इसका क्लॉक जो है ये ज्यादा ऐसा नहीं है। ऐसा देखे जाए तो कम है। ब्रेकफास्ट बहुत सारा अच्छा पेट भर के ब्रेकफास्ट करें, लंच इसे थोड़ा कम और डिनर इसे थोड़ा। हम बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं। ब्रेकफास्ट हमको टाइम लगता है, हमको इतना सीखने के साथ रोज अपॉइंटमेंट है जिसको हमको टाइम नहीं रहता सवेरे का ब्रेकफास्ट के लिए हम ब्रेकफास्ट नहीं करते। 1 कप चाय पी लेते निकल जाते हैं। दोपहर को जो बीवी ने दबा दिया है टिफिन दिया वो कैसे तो नहीं खाते हैं। शाम को आराम से बैठ के पूरा पेट भर के ऐसे करते हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर, हमारे घर में भी चलता, सबके घर में यही चलता। ये इंडियन फूड का सबसे मेन डिसएडवांटेज है। इसमें हमारे पास ज्यादा है। इससे उल्टा क्लॉक होगा। ब्रेकफास्ट अच्छा है, लंच कम हो, डिनर 3 डाइट अच्छे। जनरली लेडीज क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, बहुत कम करते हैं। फिर 11-12 बजे उसको तो टाइम मिलता है, 1 कप चाय 2 कप चाय तो आधे घंटे खा लेते हैं, पेट भर जाता है। फिर 11 बजे 11:30 बजे आप थोड़ा खाना खाते हैं, फिर 1 बजे फिर खाना नहीं खाते। फिर आपका खाने का टाइम ऐसे हो जाता है 3 बजे आता है, फिर 3-4 बजे खाना खाते हैं, फिर शाम का खाना 10 के बाद खाते हैं। ये क्लॉक तो हमारा बॉडी में सेट होने वाला नहीं है, तो हमारा वेट 100% नहीं है। खाने के टाइमिंग है, में वो करके 6 घंटे के पहले हमने खाना मत खाओ, दूसरा खाना, और 6 घंटे से ज्यादा एम्प्टी स्टमक मत खाओ। इसलिए 8-2-6 ऐसा ब्लॉक है, ऐसा खाना खाना। क्लियर? 2 टाइम खाना खाओ, सवेरे और शाम को। जिनको वेट कम करना है वो तो मसीहा के पेशेंट है, वो सिर्फ दिन भर में खर्च करता है और शाम को एक बार। वेट कम करने के लिए खाने की जरूरत है, ये बात क्या है? जब आप खाना खाओगे तभी आपका वेट कम होने वाला है। दैट इज कॉल्ड पोर्शन कंट्रोल डाइट। आपको क्या खाना है इसके ऊपर डिपेंड है कि आपका वेट कम होने वाला है। बहुत सारे हीरो हर 3 घंटे को वेजिटेरियन खाते हैं, डाइटिशियन है वो अलग बात हो, क्या खाते हो क्या नहीं खाते। अपन नॉर्मल पर्सन तो मॉर्निंग हमारा लंच का टाइम डिनर का इतना 3 बजे हमारा खाना है। तो खाने का टाइम है, बहुत सारा घर में काम रहते हैं। ये बातें डॉक्टर को मत बताओ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रेकफास्ट करना ही करना है, इसलिए उसका मीनिंग है ब्रेकफास्ट। ब्रेक मीन्स क्या? ब्रेक होने का तोड़ने, फास्ट होने का उपवास। रात को अगर हमने 8 बजे खाना खाया तो हम दूसरा खाना कब खाना है? दूसरे दिन। काउंट करो कितना आवर्स हो गया? 8 से 8 12 घंटे, 8 से 4 12 12 तो 16 16 18 घंटे आप सॉलिड फूड नहीं खा रहे। दैट इज कॉल्ड ब्रेक। ये रात का जो ब्रेक, ये रात का जो फास्ट आपको बॉडी में हो चुका है, ये सवेरे ब्रेक करना है। दैट इज कॉल्ड ब्रेक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मेडिकल साइंस का गूगल करते हो, जो रेगुलर ब्रेकफास्ट करता है उसका एनर्जी लेवल अच्छा है। परफेक्ट? क्लियर है? इतना ध्यान में आ गया? डाइट पे मैं 2 घंटे आराम से बात करता हूँ, ठीक है? अच्छी करने नहीं जितनी एक्सरसाइज कर लिए ये बात कर लिए और कदम कर लिया, आप चेक नहीं कर सकते। एक्सरसाइज की बात करना है ना, तो इनको
मालूम है आप कितना सिंसियर आंसर करने वाले हैं। चलो वजन कमी करा करता हाँ वजन कमी करा करता जेवण करायला पाहिजे का 100% जेवण पण काय जेवण करायचं ते मी सांगतो पोर्शन कंट्रोल डाएट मध्ये जातो सांगतो एक्सरसाइज मेरा पहला क्वेश्चन कौन कौन सवेरे उठने के बाद वॉकिंग को जाता है मैं जाता हूँ मैं पहले इस्तेमाल मैडम मैं आधे येत नाही मग आम्ही सोचते हैं जाना है कि नहीं तो आज नको फिट कर देंगे ऐसा मैडम कितना ऐसा होता परफेक्ट अपने आदमी वगैरह पे तो जान लीजिए व्यायाम करा की माणसाला तुम्ही माझ्याऐवजी तू चालत जा आणि महिना 10,000 घे ऐसा कुछ कौन वेट बढ़ाने वाला है वेट कम किसको करना है इसलिए एक्सरसाइज हमको ही करना है इसलिए एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल साइंस में गोली जितनी आपकी काम करती है उससे ज्यादा एक्सरसाइज काम करता है इसमें रेगुलरिटी की होता है रोज किए तो उसको एक्सरसाइज होता अब जब हम लेडीज को क्वेश्चन करते हैं सकाळी तुम्ही चालायला जाता सर घर में इतने काम रहते हैं कहाँ ऐसे वही हमारी एक्सरसाइज दैट इज नॉट एक्सरसाइज दैट इज एक्सर्शन वो है कि एनर्जी वेस्ट हो रही हो एक्सरसाइज मींस एक प्रॉपर मैनेजमेंट बॉडी को मूवमेंट करना है ऐसा प्रैक्टिस को एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज करके हम एक्सरसाइज करते हैं प्रैक्टिस को एक्सरसाइज आप जो घर में सवेरे का काम करते हैं दैट इज एक्सर्शन वो आपके एनर्जी लॉस होता है कैलोरी लॉस कौन सा एक्सरसाइज करना है जिम लगाओ जुम्बा डांस लगाओ सब लगाओ वो वेस्टेज ऑफ मनी है वेस्टेज ऑफ टाइम है इसलिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं वॉकिंग और कीपिंग ऑफ एक्सरसाइज वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज एम्प्टी स्टमक 45 मिनट रोज घूमना है मेडिकल साइंस में 1 घंटा घूमने की जरूरत है अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट सफिशिएंट है वॉकिंग इसमें 3 चीजें वॉकिंग चलना ब्रिस्क वॉकिंग जोर से चलना है रनिंग मींस रनिंग करना ये हमको पहले दो नहीं करना है सिर्फ वॉकिंग करना है हम जब पेशेंट को बोलते हैं वो सकाळी वॉकिंग करना है पेशेंट पहला ऐसा करता है सर मला 1.5 घंटा वॉकिंग चाल तो धीरे धीरे नहीं होता सर वॉकिंग चाल धीरे धीरे नहीं होता है वॉकिंग चाल होता है ना आप वॉकिंग चाल बता रहे ना तो वो वॉकिंग चाल जो होता है थोड़ा स्पीड होता है वॉकिंग म्हणजे हळूहळू चलना वॉकिंग हाँ। अभी हम कैसा सपोज मार्केट में जा रहे हैं नॉर्मल वॉक करके जा रहे हैं वो स्पीड से अभी स्टार्ट करना है वॉकिंग हाँ हाँ जब वो आपको बॉडी को यूज टू हो जाएंगे एक 7-8 दिन आपको कंटिन्यू करते हैं तो उसका हल्का स्पीड बढ़ा क्योंकि आपकी बॉडी को मसल्स को मालूम है स्ट्रेंथ पहले दिन आप जोर से चलते तो आपकी बॉडी को काय बोलो आपकी बॉडी की मसल को उतनी ताकत नहीं रहती उसको स्ट्रेंथिंग कैपेसिटी उसको मालूम नहीं रहती फिर अपना पैर जोड़ते हम पेशेंट को यही बोलते हैं सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक पेशेंट बिल्कुल सवेरे उठ कर सारा काम इसको पैर जोड़ते हैं इससे उठता नहीं इसलिए हल्लू स्लोली ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाओ स्लोली ग्रेजुअली उसका डिस्टेंस बढ़ाओ ऐसे बाद में तुम नहीं कर सकते बाद में आपको कितना क्लियर इसलिए वॉकिंग करना है बाकी का आपको दिन बार काम से वैसे तो अपनी टाइम वेस्ट कर सकते हो रेगुलर दिखा दो इसको करना रेगुलर करो उसको वॉकिंग बोलते हैं फिर क्या क्या करना है सबको फॉलो किया अच्छा करो सबसे मेन उसमें वॉकिंग रोज करते हैं तो सबसे मेन उसका फायदा होता है आपके हार्ट का कैपेसिटी सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है रेगुलर वॉकिंग वाह इसलिए तुम यहाँ कंसल्ट करो पुणे में करो मुंबई करो सिंगापुर में करो लंदन में कौन से भी डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करो डॉक्टर तुमको पहले वही बोलना है बाबा दस सवेरे उठने चाहिए इतना उसका इम्पोर्टेंट वॉकिंग है ठीक है इस तरह से तो बात है कि तुम आप योगा करो ध्यान करो वो आपको अपने से आएगा वॉकिंग एम्प्टी स्टमक ही करना है खाली पेट ही करना है निहार पेट ही करना है नहीं और वाला बहुत बड़े जैसे एक कॉफी पी के जाता हूँ गलत रात का खाना खाने के बाद कैलोरी बढ़ा है ऑलरेडी बढ़ा है कैलोरी बॉडी में उसके बाद और तक कॉफी ऐड मत करो और कैलोरी मत बढ़ाओ पहले की कैलोरी को बंद करके निकाल दो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 ग्लास पानी पी के आप जा सकते हैं और कौन सा भी एक्सरसाइज करो वॉकिंग करो वो करने के बाद आपको हल्का फ्रेश महसूस होना कंपल्सरी है कंपल्सरी है अगर आप आधा घंटे धूप के आने के बाद नहीं बहुत थकान महसूस में चक्कर आ रही बहुत पसीना आ रहा है तो इसका मतलब है आपके बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा आपने एक्सरसाइज मेडिकल साइंस बोलता है कि अर्ध शक्ति तो हाफ मेरे बॉडी की कैपेसिटी 10 किलोमीटर जाने की तो मैं 5 किलोमीटर भी गया तो मेरा बॉडी अच्छा है इसलिए आप अर्ध शक्ति
इतना ही आपको गाइड करना है, इतना ही ठीक है। मैं तो और बोलता हूँ पर्टिकुलर मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ को बोलता हूँ वॉकिंग कैसे करना है। एक साथ वॉकिंग मत करो, इधर मैं भी सामने जाएंगी नहीं तो अदर दोनों साइड में तो भी के साथ दोनों मिलके जाते हैं तो क्या करते हैं वो वॉकिंग नहीं रहता तो वो वॉकिंग हो जाएगा, वो मत करो, वॉकिंग करना है वो। और अभी हेडफोन है, हमें सब फैसिलिटी है, वो तुम सुनो, गाने सुनो, आपको जो अच्छा लगता है वो सुनो, सिर्फ कंसंट्रेशन करके वॉकिंग तो वही एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट। ठीक है, परफेक्ट है। जिनको टाइम नहीं है, जो पहले वॉकिंग करता था अब पूरे औरंगाबाद की जिम्मेदारी उसके बंदे पे आ गई, इसको सेपरेट टाइम नहीं लगा तो उसने 10 मिनट से स्टार्ट करा। जो कभी वॉकिंग करता था अब थोड़ा बंद कर चुका हूं, मैं सवेरे का शिफ्ट करता हूं, थोड़ा आधा घंटा पहले उठ के सवेरे घूमने चलता सर, घूमने को जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, मैं तो जाता था ऐसे ऐसे नहीं है। जब आपको अटैक आने वाला है, जब 5 लाख रुपए खर्चा करके आप बाईपास करते हो तो आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं है, बराबर 5:30 को आपको नींद खुल जाएगी। 5 लाख रुपए खर्चा करके सोचना है, करना है, जब मैं फ्री में बोल रहा हूँ वो करना है, इसलिए वॉकिंग को बाद में जिम वीडियो से बात की बात है, क्या क्या बढ़ना है वो सबको बात में ठीक है। इतना हो चुका है। अब ये स्ट्रेस का है, तो स्ट्रेस का बढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला। आप जो बोल रहे थे पोर्शन कंट्रोल डाइट, तो माधव बाग में हम ये पोर्शन कंट्रोल डाइट देते हैं 800 to 1000 किलो कैलोरी का डाइट है। डाइट होता है डाइट बॉक्स है, 1 महीने का खाना हम ही आपको देने वाले हैं। उसमें डाइजेस्टिव होता है, आपका चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक, रात का खाना, ये सब वो बॉक्स में इंक्लूड है। 4 डिसीज के लिए 4 अलग बॉक्स है, डायबिटीज के लिए अलग, हाइपरटेंशन के लिए अलग, डायबिटीज वेट के लिए अलग, हार्ट के लिए अलग। इसमें पोर्शन कंट्रोल डाइट है, उसमें कैलोरी मेजर डाइट है, इसलिए आपका वेट भी कम होने वाला, आपका बीपी भी रिवर्स होने वाला है, आपका शुगर भी रिवर्स होने वाला है, और आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस भी रिवर्स होने वाले हैं। आपको अगर गलत लग रहा है तो गूगल में माधव बाग टाइप कीजिए, और आपके जैसे पेशेंट, आपके जैसे फ्रेंड वहाँ बात करते हैं, आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, इसका टेस्टिंग वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डाइट में डाइट सिर्फ चार्ट नहीं देता है, डाइट बॉक्स देने वाला 1 महीने का खाना हम ही आपको देंगे। बाद में बच्चे करना है, बाद में वेट से ये सब आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे चेकिंग करने के बाद में आपको सिर्फ डिटेल की बात ठीक है। यहाँ तक अभी 4 चीजें देखी हैं हमने, डायबिटीज चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करके देखना है, ईसीजी निकालना है, कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी में देखना है, और वेट पे सबसे पहले ध्यान देना। हमने कभी शुगर भी चेक नहीं की, हमने कोई हमको बीपी मालूम ही नहीं, हमको एक बार कभी चेक किया तो नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, ऐसा मत समझो। एक दिन में अगर सीएम चेंज हो रहा तो बीपी चेंज होने वाला है, ठीक है। आपको हमारा आपको आपका बीपी मालूम ही नहीं चाहिए, शुगर मालूम नहीं होनी चाहिए। और जो गोली लेते बीपी शुगर के लिए, हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जो एक बार शुगर की गोली लेता है, बाद में डॉक्टर के पास जाके चेक नहीं करता मेरा शुगर कितना है, वही गोली लेते रहता है। गोली खत्म हो गई, मेडिकल स्टोर पे जाके भाई ये मैंने गोली, आपका शुगर इतना डाउन हो गया, पेशेंट इतना बोला चिंता आती है, फिर शक्कर खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, इससे कोई काम नहीं। हमको मालूम है नहीं शुगर कितना है, इसीलिए चेक करना है। तो गोली की जरूरत नहीं, गोली बंद करना है, कम करना है, डोज करना है, सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करेंगे। सिर्फ आपको मालूम रहना चाहिए कि मेरे बॉडी में क्या क्या चल रहा है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। और फिर 4 डिसीज हैं, एक्सरसाइज करना है, डाइट करना है, और स्ट्रेस टेस्ट करवा लेना है। स्ट्रेस टेस्ट के बाद ही आपको पता चलता है कि किसी कंडीशन में आपका हार्ट क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। इन फ्यूचर में आपको अटैक आने की संभावना है या नहीं, संभावना है भी, अगर में बचने के चांसेस है या नहीं, ये भी आपको पता है। सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट आपको करवा लेना, ठीक है। स्ट्रेस पे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा, फिर से पर मैं शेख सर को मैं थैंक यू बोलने वाला हूँ, क्योंकि सर ने मेरे को बहुत चांस अच्छा दिया है और आपसे बात करने के लिए, आपसे डिस्कशन करने के लिए, मेरे से एक्सपीरियंस शेयरिंग आपने अच्छी तरह से सुन ली, इसकी वजह से आप सबको थैंक यू। चलो, आप माधव बाग नाम सुना है? सुना है। माधव बाग की पहली इंस्टीट्यूट है, और वर्ड बोल सकते हैं, जो विदाउट एनी ऑपरेशन ये सब डिसीज आपका रिवर्स करके देने वाले हैं। इसमें सब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथी कुछ भी नहीं है, इसमें इंजेक्शन नहीं है, कुछ सेक्शन नहीं है, ऑपरेशन कुछ भी नहीं, सब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। पंचकर्म इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, डाइट इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन जो दवा की इसको मारने होंगे वो सब हम करा के उसको पंचकर्म में ट्रीट करते हैं। पंचकर्म किसको कौन सा करना है, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले चेकिंग करने के बाद वो डिसाइड करते हैं।
माधवबाग में कम से कम 100 से ज्यादा पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्मा का नाम सुना नहीं है, अपने को बोलते सोलह बोलते हैं। जो बाहर कॉलेज में करते हैं, बाहर डॉक्टर जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर करते हैं, उससे अलग पंचकर्मा माधवबाग में करते हैं। जो दवाई हम उसको यूज करते हैं रिसर्च बेस्ड दवाई है। 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर माधवबाग ने पूरे वर्ल्ड के सामने रखे वाले हैं। नॉन इंस्टीट्यूट है, लैंसेट बोलो, आयुर्वेद पार्लमेंट बोलो, ये सब में हमने पेशर पेपर किए और वो सब डॉक्टर ने उसको अप्रूव दिया है। इसकी वजह से माधवबाग का ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसलिए माधवबाग के 300 से ज्यादा क्लिनिक इंडिया में ऑपरेट है। 7 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली हो चुका है, अभी राजस्थान स्टार्ट हो रहा है, बेंगलोर स्टार्ट हो रहा है, दुबई ये रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है। ये मेडिसिन बाहर मिलने वाली है, माधवबाग में मिलता है। औरंगाबाद में 5 क्लिनिक है, माधवबाग में सबसे मेन सेंटर अपने सबक में रखा है, हेड ऑफिस है सबक में। आप भी आप चेक करा सकते हैं। गुरुवार हमको छुट्टी रहती है, वीकली और गुरुवार है। गुरुवार छुट्टी है, बाकी दिन सवेरे 10 से 7 बजे तक भी जा सकते हैं। फोन नंबर आपको देने आ रहा है, आपको मैं कॉन्टैक्ट देने वाला हूँ, कॉल करके आ जाइए, क्योंकि बाहर ना पेशेंट की ज़्यादा रश रहती है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल रहते हैं, आपको आके वेटिंग करने की जरूरत है। इसलिए फोन कॉल करना है, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, फिर वो टाइम पे आप आते वक्त आपके सब रिपोर्ट लेके आइए। आप जितने रिपोर्ट लिए तो रिपोर्ट के हिसाब से हमको मालूम चलता है कि आपका कंडीशन तब क्या था, तब रीडिंग क्या थी, उसके हिसाब से हम आपको कौन सा इन्वेस्टिगेशन करने को करेंगे। फिर आपको पंचकर्मा कौन सा करना है, कौन सा डाइट लेना है, कौन सा मेडिसिन लेने वाला, तो फिर आप डिस्कशन करने के बाद आपको पता चलेगा। थैंक यू। हमारा कहीं प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अपने पर्सनली रहते हैं कि अपन बोल नहीं पाते हैं, तो वो सर से पूछ के अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बात करो। सर वेळोवेळी चमक येते, याला चमक जर येत असेल, चमक येत असेल, आता वेळोवेळी रोजच चमक आहे की आपल्या हार्टशी रिलेटेड आहे का दुसरं रिलेटेड आहे, हे तुम्हाला ईसीजी स्पेशलिस्ट खूप बघावं। रोजच जर असा त्रास होत असेल इथे 100 वेळा माझ्या समजा माझ्या हृदयात या ठिकाणी चेस्ट पेन होत असेल तर 100 पैकी 60 वेळा चेस्ट पेन हे हार्टशी रिलेटेड नसतं, फक्त 30-40% हार्टशी रिलेटेड असतं। प्रत्येकाला चेस्ट पेन झाला की त्याला हार्ट डिसीज असं नसतं, फक्त आपल्याला ते माहीत पाहिजे की चेस्ट पेन होते ते कशामुळे होते। हे डिफरन्शिएट करण्यासाठी छान ईसीजी काढायचा, स्ट्रेसेस करून बघायचे, स्ट्रेसेस समजा नॉर्मल आले तर घाबरण्याची गरज नाही, कितीही दुखो। ठीक आहे, सांस फूलती है। आपका एज कितना है अभी, उम्र कितना आपका? अच्छा, अस्थमा है, ठीक है। अभी कौन दवा लेता है ऐसा? कितने साल से लेता है? रोज लेना पड़ता है? पंचकर्मा से ये कम छूटने की चांसेस ज्यादा है। तुम्हारा लंग का कैपेसिटी बढ़ता है पंचकर्मा करने के बाद। आप क्लिनिक में एक बार आके पंचकर्मा कीजिए, फिर आपको कैसा फील होता है। पंचकर्मा है क्लिनिक में आने के बाद आपको ये अस्थमा का तुम्हारा कौन छूट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें नॉर्मल है, फिलर लेके चलो। हो गया 1+1 हो गया, एक टैबलेट करके देखो, एक लेना 2 महीने में निकलेगा। और आमच्या मानेमध्ये जे गॅप दाखवलेला आहे, कमरामध्ये गॅप दाखवलेला आहे, पायामध्ये आग होती, मुंग्या येतात आणि आता म्हणजे येतं एकदम हेच आपला ते पोटाचे शुगर है, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक का असर आपके नर्व तक पहुंच गया है, मला मुंग्या का मला हाथापाई सेंसेशन जो होती है इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये डायबिटिक जब तक आपकी बॉडी में तब तक 1+1 करने वाला है, ऊपर से देखे तो डायबिटिक लगता नहीं किसी को, डायबिटिक का काम अंदर चलते रहता है। इसको डायबिटीज रिवर्स करने की जरूरत, अगर डायबिटीज रिवर्स हो गया तो इसको दवाई भी लेने की जरूरत है, ऑटोमेटिक कम होगा। आपका जो यहाँ पे गैप है 2 वर्टिकल रहता है, कॉलम बोलो उसको, वर्टिकल कॉलम, एक कॉलम ऐसा कॉलम पे होता है, गैप आने का मतलब क्या, यहाँ पे अगर सूजन आई तो वर्टिकल ऐसा होने वाला है, दिस इज कॉल्ड गैप। अगर ये वर्टिकल तुम्हारा ऐसा होगा कि यहाँ के नीचे की नर्व जो है वो प्रेस होने वाली है, ये नर्व प्रेस होने के बाद यहाँ से सेंसेशन जो आगे जाने वाले रुक जाते हैं। इसको पैर को दर्द होता है, ये एक ही पैर को तकलीफ होती है, एक ही पैर को पूरा हो गया है, तो सब ये तकलीफ है। दोन्ही पाठीमागून तर शिराचे दोन्ही पाठीमागून दोन्ही आपल्या जास्त गॅप पंचकर्माने 100% रिलीफ होतो। अगदी मुंग्यानं कमी होतं, 2 ते 3 महिन्यात मुंग्या येणे, पुन्हा ते कळ लागणे, पायाला आग होणे,
ते सगळं डायबिटीजचे कॉम्प्लिकेशन आहे. डायबिटीज दूर झाला म्हणजे आपल्याला औषध घ्यायचं नव्हतं. शुगरचं काही देणार का आता? बिलकुल आता चेकिंग करून शुगर किती ते बघू आपण. नंतर आपल्या ट्रीटमेंट कोण देतात, गेली कोणी रिसीव कोण कोणी करतात, एबीसी कोण कोण करतात. 2 महिने में निकल 2 महिने. हा त्याच्यामुळे झालं बरं झालं. डॉक्टर म्हणते मेडिकल हे करा. एक चेक करणे ऑपरेशन करा होतं डायरेक्ट. त्याची गरज नाही सर. आता आपण एक चेकिंग करू इथे. द्यायचे पैसे. इधर ईसीजी सोड आपने सेलेक्ट कराया है. आपका वेट, आपका हाइट, आपका शुगर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका बीएमआई कितना है, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट नॉर्मल है क्या, वो भी मैडम बताने वाले हैं. मेरे ख्याल से मैं हमारे टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. शुरू हो गया. चलो कर दीजिए. ठीक, आप मिलने वाले डॉक्टर यहाँ पे. और कौन से क्वेश्चन है तो फिर आप क्लिनिक में भी आ सकते हैं. आपको कॉम्प्लेट दिए जाएगा. क्लिनिक का नाम वाले नंबर है, आप कॉल करके यहाँ पे आ सकते हैं. आरोग्य जागृती.